आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। इस साल की आखिरी मंथली एक्सपायरी है और नए साल की एक्सपायरी शुरू होने से पहले बाजार में बड़ा जोश आपको आते हुए दिख रहा है। सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन है, नए रिकॉर्ड्स और नए लेवल्स बाजार में आपको आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक्स में तो भरपूर एक्शन बना हुआ है। बड़ी तेजी इस समय बनती हुई दिख रही है। तो कैसी रहेगी एक्सपायरी, आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन और आपको कहां पर रखनी है नजर, आइए बताएंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। सबसे पहले इस समय बाजार में क्या कुछ चल रहा है वहां पर डाल देते हैं नजर। सबसे बड़ी बात तो यही है, सेंचुरी लगाकर आप देख रहे हैं निफ्टी आपको नए शिखर पर जाते हुए दिख रहा है। 21,750 के ऊपर इस समय निफ्टी होल्ड कर रहा है। अच्छी तेजी निफ्टी में ही बनी हुई है, बट सेंसेक्स भी आप देखिए 72,400 के ऊपर पहली बार आपको जाते हुए दिखा है। 400 अंकों की तेजी आ रही है, अभी 300 अंक ऊपर आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक यहां पर आपको 225 अंकों की तेजी दिख रही है, 48,500 के ऊपर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। नए रिकॉर्ड आपको आते हुए दिख रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स में। मेटल्स में दमदार तेजी बन रही है। फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी ये सारे इंडेक्स भी आपको लाइफ हाई पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सहारा हमें आते हुए दिखा है। कल अमेरिका के बाजारों में भी 4 दिनों का तेजी का ट्रेंड दिखा, नए रिकॉर्ड्स आते हुए दिखे। फिलहाल अमेरिकी फ्यूचर्स को ज्यादा खास नहीं कर रहे हैं, सपाट हैं डाउ फ्यूचर्स। नास्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की बढ़त आती हुई दिखेगी। यूरोप के बाजारों में अच्छा एक्शन बना हुआ है, तो हमारे बाजार रिकॉर्ड रन में है। ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया तेजी के अप ट्रेंड में आपको दिख रहे हैं। रुपया आपका आज 16 पैसे मजबूत है। जिस तरह से हम देख रहे थे रिसेंटली गिरावट आई थी करेंसी मार्केट में, उसके बाद डॉलर पर प्रेशर बना, उसका रिएक्शन आज आपको रुपए में आते हुए दिख रहा है। तो बाजार के साथ साथ रुपए में भी बड़ा जोश बना हुआ है। 16 पैसे की मजबूती इस समय आपको रुपया दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है बाजार में कितना मजबूत ट्रेंड इस समय बना हुआ है। कहां पर आ रही है तेजी, ये एक बार नजर डाल देते हैं। वैसे तो सारे सेक्टर्स आपको हरियाली दिखा रहे हैं। बड़ा एक्शन ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयर्स में आ रहा है। एचपीसीएल और बाकी ओएमसीज देखिए बड़ी तेजी यहां पर आपको बनती हुई दिख रही है। पीएसयू इंडेक्स ये आपको दमदार तेजी दिखा रहा है और इस साल के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स। एनर्जी में अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। मेटल्स यहां पर रखिए नजर। हिंदुस्तान कॉपर जो आज सुबह अनिल जी ने आपको रेकमेंड भी किया था, 14% की तेजी आपको हिंदुस्तान कॉपर में आ रही है और अभी भी उन लेवल्स पर स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो जबरदस्त एक्शन आपको मेटल स्टॉक्स में आते दिख रहा है। सेल, वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, एनएमडीसी ये सारे स्टॉक्स भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखेंगे। एफएमसीजी से अच्छा एक्शन मिल रहा है। 2-3 दिनों से एफएमसीजी सहारा देने की कोशिश कर रहा था। फार्मा में बड़ी खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है, तो कहीं पर भी नजर डालिए। पॉइंट ये है कि आपको बढ़िया गेंस आते हुए दिखेंगे और पावर स्टॉक्स तो रोज ही मोमेंटम में दिखते हैं, आज भी आपको अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्शन भरपूर रहने वाले। आने वाले 1.5 घंटे में हमारे सारे मेहमान भी बस जुड़ने के लिए तैयार हैं, उनसे भी लेने हैं कुछ बेहतरीन कॉल्स और बाजार की स्ट्रैटेजी। आइए उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कुशल और अरमान के साथ खबरें और इवेंट्स के बारे में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से आज के दिन में आईबी हाउसिंग इसका एफएनओ में आखिरी दिन रहने वाला है। साथ ही पीएनबी और स्वान एनर्जी यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनियां बोर्ड बैठक करने वाली हैं। जहाँ तक कल का सवाल है, सुंदरम क्लेटन ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा टीवीएस होल्डिंग से डिमर्जर होने के बाद। साथ ही इनोवा कैपिटल इसकी लिस्टिंग भी कल के दिन में ही होगी। प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन खत्म होगा एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का और साथ ही एक्स डेट है एचएमए एग्रो की स्टॉक स्प्लिट की और साथ ही कैनफिन होम्स जिन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया था। आरबीआई मॉनेटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इसका भी रिव्यू होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। और यूके के बाजारों में अर्ली क्लोजिंग है 12:30 बजे। साथ ही 30 दिसंबर शनिवार यहाँ पर वित्त मंत्री की पब्लिक सेक्टर बैंकर्स के साथ बैठक होने वाली है, जिसके अंतर्गत एनपीए रिकवरी और आईबीसी केसेस पर चर्चा भी होती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ एक इवेंट्स है अगले 3 दिनों के लिए। अगले 3 दिनों में क्या 1 तारीख के भी आ गए हैं या अभी आने बाकी है? 1 तारीख के नहीं आए अभी सर, ऐड करूँगा। नहीं आगे कि नहीं आगे मैं फिर नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। 1 तारीख के बाकी है। मुझे 1 तारीख के ट्रिगर्स बहुत क्लोजली देखने हैं। अच्छा, कि 1 तारीख को कौन कौन काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये बताना जरा, कहाँ मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट में होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती है, कंपनियों की कितनी बोर्ड मीटिंग है, और कहाँ कौन देश दुनिया में कौन कौन काम कर रहा है, जरा मुझे पूरी डिटेल्स कब मिलेगी? कल मिल जाएगी सर। बहुत छोटी पता चले ना कौन कौन कर रहा है। हाँ, हम ही है सर, एक्सेप्शंस अपने ही है सर। ठीक है, डन। ठीक है। आइए अरमान से भी एक बार खबरें जान लेते हैं, फिर अनिल से एक बार उनका मार्केट भी लेंगे। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एल&टी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एल&टी को कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
केईसी यहाँ पर भी कंपनी को लगभग 1560 करोड़ 65 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और ये भारत और विदेश में केबल सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कोल इंडिया यहाँ पर अपडेट है FY24 में 25 दिसंबर तक बिक्री लगभग 11.3% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इनको तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC मिलने पर ही प्लांट दोबारा शुरू हो, ये आप बोलते हुए दिखे। उसी के साथ साथ अगर ये बात करें कि जो NOC मिलने पर ही APPS प्लांट दोबारा शुरू किया जाएगा और ये जो तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक के कारण जो अगर आप बात करें जो कल खबर आती हुई दिखी थी प्लांट बंद किया गया था, उस पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इन्होंने एक प्लूटो प्लस प्रोडक्ट लॉन्च किया है और ये फ्लड लाइट कैटेगरी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए दिखे हैं, डोमेस्टिक मार्केट घरेलू बाजार के लिए लॉन्च करते हुए दिखे हैं। मान इंडस्ट्रीज इन्होंने सेफ हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप की टेस्टिंग सफल रही है इनकी और यूरोपियन रिसर्च सेंटर की जांच में टेस्टिंग सफल रहती दिखी है। और ब्लॉक डील्स हैं जिसमें हिंद कॉपर 17 लाख शेयर्स, PNB 35 लाख, सेल 26 लाख और ONGC 25 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। बिल्कुल, तो एक्शन तो आपको भरपूर इस बाजार में होते हुए दिख रहा है और कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स भी मूव कर रहे हैं। बट अनिल जी, बाजार की चाल देखिए, एक बार भी आज दिन में कोई आपको ऐसा सिग्निफिकेंट डिप नहीं मिला है। एक थोड़ा मिड मॉर्निंग डिप जरूर आया था बट अदरवाइज कोई ऐसी सिग्निफिकेंट फॉल नहीं आई है। हर लेवल पर आप खरीदारी देखिए, स्टॉक्स पे मूवमेंट देखिए सर कैसा बढ़िया आ रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर कहाँ से आज ये पिक कर लिया था सर? आज 14% आज सुबह 8 बजे जब हमने शो शुरू किया, आज का पहला सेंटेंस बताइए जो आपने पूछा था और आपने थोड़ा सरप्राइज भी दिखाया था। मैंने कहा आज बाजार डे हाई पर बंद होगा, मुझे याद है। एक्सपायरी डे हाई पर होगी, राइट? आपका ये जो सेंटेंस था मैंने सीधा एक्सपायरी डे हाई। अभी तक कोई ऐसा सिग्नल है जो आपको लगे कि एक डे हाई पर नहीं होगी एक्सपायरी? अब तक तो बिल्कुल। ये स्ट्रेंथ है बाजार की, ये फ्लोज की स्ट्रेंथ है, माहौल की स्ट्रेंथ है, ग्लोबल मार्केट्स की स्ट्रेंथ है, भारतीय बाजारों की तकनीकी स्ट्रेंथ है और इसलिए घट नहीं रहे। कहाँ घट रहे हैं? छोटी मोटी एक आध हल्की फुल्की डिप आ जाए तो आ जाए, उसको आप डिप भी नहीं पाएंगे। 50,000 की बैंक निफ्टी पर 100 पॉइंट की डिप क्या डिप होती है ना? निफ्टी आप देखिए 21,775 मारने के बाद 21,762, कौन सी डिप, काहे की डिप? तो इवन ब्रॉडर मार्केट फर्स्ट क्लास मजबूत है, डिप कहीं कोई समस्या नहीं है। आप देखिए ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट होगी, छोटी मोटी इधर उधर आ जाए कर जाए, बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। हर एक लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आज भी आ रही है। कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े प्रॉफिट बुकिंग, स्मॉल कैप तो नहीं, हल्के फुल्के मिड कैप शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी एक तरह से अच्छा ही संकेत है बाजार की सेहत के लिए। उसके बाद ऊपर भाग जाता है, वापस भाग जाता है। सो जिसको बेचना बेच दे, जिसको कॉन्फिडेंस कम है, जिसको कंफर्ट कम है बेच दे, 2 दिन बाद चल जाएगा। अब कोई ऐसा है जिसको रोज ही ऊपर चाहिए, फिर उसका तो इलाज नहीं है, उसके लिए तो फिर वैसा वाला हाल है। बट ओवरऑल डिप बहुत बढ़िया तेजी का मार्केट है, बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गलत लेवल पर भी एंट्री कर ले तब भी ये बाजार आपको छूटने का मौका दे रहा है। नहीं तो अगर आप लाइफ टाइम हाई पे गलत लेवल पे एंट्री कर ले तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक जब आपको सिर्फ एक ही काम करना है बचे हुए समय के लिए, आज भी, कल भी और अगले हफ्ते भी, आपको नीचे की रिस्क पता होनी चाहिए, किस लेवल के नीचे मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है। अगर मैं डे ट्रेडर हूं तो मेरा लेवल क्या होगा, मैं ओवरनाइट ट्रेडर हूं तो क्या होगा, और मैं पोजिशन 5, 7, 10 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, और अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मेरा क्या होगा। ये 4 तरह की ट्रेड्स पे आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होना है। आज जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए सिंपल है, आज का लो टूटेगा तो ओवरनाइट पोजीशन जो लेकर चलते कल का लो टूटेगा तो, है ना। पोजिशनल ट्रेडर्स है जिनके लिए हमने बोल लिया जब तक 21,425 के नीचे बनना हो डरिए मत। सो आपको हर एक तरह के आपकी पोजीशनिंग, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए। अदरवाइज बाजार में कोई समस्या नहीं है, बाजार में कोई डर नहीं है, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है जब तक चलने दीजिए। आपको भी पता है, हमको भी पता है, रोज़ इतना नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। जब रुकेगा, यू टर्न लेगा, सिग्नल देगा, तब आप साइड दे दीजिए। अभी तक तो स्पीड से चल रहा है, स्पीड धीमे होगी, फिर यू टर्न करेगा और फिर जब यू टर्न करके पीछे जाने लगे तब निकल जाएगा। तब अभी टाइम है। आइए, समय हो चुका है हमारे सभी एक्सपर्ट्स का, सभी मेहमानों का स्वागत करने का। आ चुके हैं कुणाल जी, बंसल जी और सुमित जी, आ चुके हैं हिमांशु जी, मेहुल जी और वागले साहब। बाकी कुछ और आने की तैयारी में जो आ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग शो में। आइए शुरुआत करते हैं हिमांशु जी के साथ। हिटमैन हिमांशु।
ओके, इस बीच कॉफ़ी पीते हुए जैन साहब भी जुड़ चुके हैं और जैन साहब इज कॉफ़ी और जस्ट खाली कप है जस्ट टू शो ऑफ कि मैं कुछ ना कुछ पीता रहता हूँ ऐसा? कई बार ऐसा भी। छाछ? ओह, कोई स्पेसिफिक रीजन इस वक्त छाछ पीने का? नहीं अनिल जी, छाछ तो घर में पी जाती है। हाँ, बट कई लोग बोलते हैं छाछ पीने से नींद आती है, बट ऐसा। अच्छा, तभी हमारी टीम ने एक दो बार बोला भी कि जैन साहब थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं, सुस्त हल्की नींद में दिख रहे हैं, मैं ऑनर दिखाऊं क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हो सकता है तबीयत खराब होगी, कुछ ऐसा थोड़ा ऐसा फील कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना। अब समझ में आया, छाछ का असर है, अगली बार दिखा दीजिएगा। ठीक है ना? आइए तब तक हिमांशु जी बताएं सर, आपका हिटमैन हिमांशु स्टॉक। अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, पहले तो आज सुबह जब पिक ऑफ द डे का एक स्टॉक दे रहा था तो आपसे नाराजगी होते होते बची, पर अनिल जी आज ही पिक ऑफ द सीरीज देने का कारण था, उस वक्त मौका नहीं मिला बताने का। पहला बात तो ये थी कि कल मैं सुबह ओपनिंग शो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आज ही उसका पिक दे दिया जाए। दूसरा अनिल जी कारण ये था कि मुझको काफी उम्मीद थी कि ये स्टॉक का ब्रेकआउट आज ही आ सकता है। स्टॉक था हिंद पेट्रो HPCL, जो अनिल जी लगभग 8% स्टॉक आज ऊपर है और इंट्राडे के टारगेट 392-395 रुपए के समझाए थे और उसी वक्त ये मेंशन किया था कि उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो ये पिक ऑफ द सीरीज का स्टॉक दावेदार बनेगा, तो उसको पिक ऑफ द सीरीज समझकर इसमें पोजीशन बनाए। तो अनिल जी ऐसा करने पर मुझे लगता है कि व्यूअर्स का फायदा हुआ, तो एक और रीजन बन गया अनिल जी डांट से बचने का, आपकी नाराजगी से। और अब अनिल जी आप कहें तो मैं इस पिक ऑफ द सीरीज के टारगेट्स देना चाहूंगा, क्योंकि ये इनिशिएट हो चुका है अभी की BTST कॉल देने से पहले। वो तो आप दे दीजिए, लेकिन ये बताओ मैं पिछली बार आपसे नाराज कब हुआ? अनिल जी मैंने ऐसा काम किया नहीं वैसे तो नाराजगी वाला। अच्छा चलो, आपने नहीं किया, किसने किया और उसके साथ में नाराज हुआ? अच्छा ये बताओ। चलो, अगर मेरी नाराज होने की इमेज है तो कहीं तो आपने मुझे देखा होगा ना नाराज होते हुए, तो किसके साथ और कब हुआ बताओ? अनिल जी, बंसल जी से भी आप थोड़ा बहुत कई बार मजाक करते रहते हैं तो नहीं, दोनों में फर्क है, मजाक करने में नाराज होने में फर्क है। एक मिनट को, कुणाल जी आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। कुणाल जी को समझ में आ गया कि हिमांशु जी पूरी तरह से फंस चुके हैं, आपको बचाने के लिए कुणाल जी कुछ कोशिश कर रहे हैं। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं बचाने के लिए नहीं, अनिल जी मैं फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी नाइस, आई लव इट। तो अनिल जी इसमें कोई राज नहीं है, ना राज। हाँ, अरे अनिल जी इसमें कोई राज नहीं है, आप नाराज नहीं होते हैं अनिल जी, तो आप नाराज नहीं होते हैं। ये जो हिमांशु जी कह रहे हैं अनिल जी, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप नाराज नहीं होते हैं, आपकी वजह से अनिल जी दूसरे व्यक्ति फंस जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत नाराज करने की, बंसल जी को भी करता हूँ, आपको भी करता हूँ, हिमांशु जी को भी करता हूँ, जैन साहब को भी अभी भी मैंने की कोशिश, होते ही नहीं है, प्रॉब्लम है, होते ही नहीं है। जी बंसल जी। देखिए हिमांशु जी, ये चीज घर पे भी होती है, कितनी बार बैठा रहा बेस्ट ऑफ ओनली आपके साथ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो घर पे क्या बोलते हैं हम और आप, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो वही चीज सिंघवी साहब को बोलो, मामले को यहाँ खत्म करो ताकि दूसरों का भी नंबर आए। वागले साहब कतार में ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, वागले साहब बोलेंगे रुको मेरा पहले हो जाने दो। जी हिमांशु जी बताएं सर अपनी पिक। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए HPCL का निजी पिक ऑफ द सीरीज जो है वो इनिशिएट हो चुका है। 445-450 रुपए के मेरे पहले कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। कोई भी डिप स्टॉक में 405-400 रुपए तक मिलेगी तो उसको खरीदारी का मौका समझा जाए। काफी शानदार ब्रेकआउट है और इवेंचुअली अनिल जी मुझे लगता है ये स्टॉक 500 रुपए तक जाएगा। हो सकता है 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगे, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट है, बहुत जबरदस्त इसमें तेजी बनती हुई नजर आएगी। अब अनिल जी अभी का BTST जो स्टॉक है वो है हमारा भूला बिसरा ITC, जो कि मोमेंटम पिकअप करने के लिए तैयार है। 462 रुपए 70 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं, इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 459 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी, और मुझे लगता है ये स्टॉक 468-472 रुपए तक के टारगेट्स आज क्लोजिंग या कल तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो ITC में खरीदारी करके चलने की सलाह। 13 तारीख को इसी महीने अनिल जी, यानी कि 2 हफ्ते पहले
आपने इस पर रिकमेंडेशन दी थी, करेक्ट, तब 360 पर था और हमने कहा था 370 380 के टारगेट्स आएंगे, फिर आपने कहा और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। उन लेवल से अब तक HPCL ऑलरेडी आपको बहुत बड़ी रैली दिखा चुका है, करीब करीब 65-70 रुपए की रैली उन लेवल से आपने HPCL में आती हुई देखी, और अब तो रुकने का नाम नहीं दे रहा है, अब तो और बड़े टारगेट्स हिमांशु जी की तरफ से आ रहे हैं HPCL पर। सर दीप, अल्टीमेटली इस स्टॉक को आपको 6 महीने से साल भर के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कच्चे तेल का एक रिस्क हमेशा रहता है, वो अगर नहीं रहे, यही लेवल के आसपास कच्चा तेल रहे, तो 2 साल में ये स्टॉक यहाँ से 700 रुपये होने की ताकत रखता है। यहाँ से भी 700 रुपये होने की ताकत, और आपको मुझे याद है 300 सवा 300 के आसपास हमने ये बोला कि दुगुना होने की ताकत ये स्टॉक रखता है, और वो है एक्चुअली, और वो दिख रहा है। सो उसके रीजंस हैं, फंडामेंटली HPCL में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अलग बदल रही है, और 3 साल में ये कंपनी अपना प्रॉफिट दुगुना कर लेगी। एक रिस्क इसके साथ हमेशा 2 रहती, एक सरकारी कंपनी होने के कारण सब्सिडी वाली कम ज़्यादा होने की रिस्क, और दूसरा कच्चा तेल बढ़ने घटने की रिस्क। तो वो रिस्क के साथ तो आपको जीना पड़ेगा। बट जिस तरह से बिजनेस को लेकर HPCL ट्रैक पर चल रहा है, और जो नया मैनेजमेंट पूरा चेंज करके एक्सपेंशन में जा रहा है, अलग अलग फील्ड के लिए तैयार हो रहा है, मुझे लगता है HPCL इज़ अ कंपनी टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। सरकारी कंपनी में जो एक बढ़िया बड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक हो सकता है वो HPCL। शेयर प्राइस से हो ना हो, लेकिन कम से कम कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए HPCL पे फोकस करना चाहिए। हिमांशु जी मुझे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, मेरी पसंद के दोनों स्टॉक HPCL और IT से हिमांशु जी ने बोल दिए, हिमांशु जी गले शिकवे दूर, यू आर द बेस्ट। ओके, आइए। मेरा दिल ही ऐसा जल्दी से पसीज जाता है जी। अच्छा, मेहुल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद वागले साहब के लिए बिल्कुल। जी मेहुल जी। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो आप सभी को जी एक इम्पोर्टेंट अपडेट देनी थी अनिल की HPCL के लिए। जी बताएं सर। एक पिक्स यानी कि फेस्टिव इन्वेस्टमेंट पिक में हमने 250 रुपए पे काउंटर कवर किया था विद द टारगेट प्राइस ऑफ 375, और चैनल पर आकर हमने अपडेट किया था कि इस काउंटर को होल्ड करना है, पार्शियल बुक करना है तो करे। आपने कहा था, टिप्पणी भी की थी कि पार्शियल कैसे बुक करे अगर एक लॉट है तो, तब भी हमने व्यू यही रखा था कि इसको खरीदारी और भी की जा सकती है, और 375 का टारगेट है जो कि आ गया है। आज हिमांशु जी ने 500 का टारगेट दिया और आपने 700 का टारगेट दिया है। आज ही हमने फ्रेश रिपोर्ट भी निकाली हमारे क्लाइंट्स के लिए विद द टारगेट प्राइस ऑफ 475। तो यस, वी आर आल्सो वेरी मच बुलिश ऑन HPCL। और साथ ही साथ अनिल जी, अगर आप कहें तो हिंद कॉपर पे भी बड़ा अपडेट है, वो मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ तुरंत ही। उससे पहले वागले साहब के लिए एक बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, M&M बाय करके चलना है। 1735-36 का करंट भाव है। मुझे 1720 के स्टॉप लॉस से M&M बाय करना है, तो रिस्क 1% के नीचे की होगी। मुझे लगता है 1765 to 1770 हमको ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इस पे काफी लेट रैली शुरू हुई है, लेकिन अभी मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करेगा ऑन द अपसाइड। अब आज तो जनवरी महीने के फ्यूचर्स ही वही लेवल दे रहे होंगे आप? हाँ अनिल जी, आज तो जनवरी के मतलब सुबह से जैन के डिस्कस हो रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आज जी जनवरी महीने के फ्यूचर्स के लेवल ले आइए। 1720 का स्टॉप लॉस, 1765 के टारगेट, और जनवरी के फ्यूचर चल रहे हैं 1732-35 के आसपास। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 327 रुपए 25 पैसे, 327 रुपए 35 पैसे, 327.25, 327.35 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर पिछले 3 दिनों के साइडवेज करेक्टिव मूव के बाद अब यहां से वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ये सेक्टर पूरा तेजी के अंदर है, ये स्टॉक पूरा एक अच्छी खासी तेजी के अंदर है। लोड लेवल से स्टॉक को हम कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए भी आ रहे हैं, और अभी भी लगता है कि टाटा पावर के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। कल का हाई जैसे निकलेगा 330 रुपए के आसपास का, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। टाटा पावर के अंदर यहाँ से जो ऊपर में लेवल देखने को मिल सकते हैं 340 इसका पहला टारगेट होगा, 345 इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 321 322 के पास है, तो 321 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 340 345 के टारगेट्स के लिए राय है आपके लिए टाटा पावर पर। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का हमारे साथ तैयार, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक भी।
नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर। चलिए जी, यहाँ पे 21,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 17 रुपए में मिल रही है। 16-17 ऐसे रेट है। 21,750 की कॉल ऑप्शन, स्पॉट लेवल है 21,742-43 का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 750 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, टुवर्ड्स 800 की तरफ हो सकती है, 21,800 की तरफ। तो ड्यूरिंग द डे हमें एक डिप मिली है, इस डिप पे हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 21,750 की, 16-17 में लेनी है, जिसके आपके टारगेट बनेंगे डबल के, यानी कि 16-17 ले रहे हैं तो 35 का आप टारगेट रखेंगे, 35 से 40 के बीच का। और स्टॉप लॉस इसका आप रखेंगे 5 रुपए का, यानी 10 रुपए का ही रिस्क रखना है। 16-17 में ले रहे हैं, 5 रुपए का रिस्क है, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी 10 रुपए रिस्क है, और 35 से 40 के बीच के टारगेट है। ये है आपके लिए 21,750 की कॉल डिप मिली है, आज ही की एक्सपायरी पर राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। बैंक निफ्टी पर कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? ट्रेड आज एक ही समझ में आ रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है। फिलहाल बैंक निफ्टी पर ट्रेड नहीं है, बट एक्शन यहाँ पर भी बन रहा है। निफ्टी पर खरीदारी की राय है 21,750 की कॉल की। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देवांशु, जब कोल इंडिया 250 रुपए के नीचे था तब हमने सबको बोला था कि कोल इंडिया का डिविडेंड एडजस्ट करके चार्ट देखो तो चार्ट अच्छा लगेगा, निवेश करो। सिमिलरली आज जो स्टॉक है, जो अब चार्ट कॉर्नर पिक है, वो है बीपीसीएल। इसका भी डिविडेंड को एडजस्ट करके अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट काफी खूबसूरत लगेगा। एक्सट्रीमली बुलिश टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है, बड़ी री रेटिंग के लिए तैयार हो रहा है। डू नॉट मिस काइंड का पैटर्न है। ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन बीपीसीएल। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत खूबसूरत चार्ट है, ऐसा कहा राकेश जी ने, तो बिल्कुल खूबसूरत चार्ट है और ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो बहुत ही शानदार चार्ट और एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर आज नजर आ रहा है और ये जितने भी ओएमसी स्टॉक्स हैं सब में जबरदस्त तेजी है। बीपीसीएल में हमारी खरीदारी की राय है 461 रुपए पर 461 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 475 रुपए का, 475 का, इवेंचुअली 500 तक जाना चाहिए। 475 पहला और 490 दूसरा टारगेट है जिसके लिए बीपीसीएल में हमारी खरीदारी की राय। 472 के आसपास बीपीसीएल के ये लेवल्स जो आप दे रहे हैं, कौन से दे रहे हैं सर? ये करंट मंथ फ्यूचर है अनिल जी, जो अभी आज खत्म होने वाला है। ओके, करंट मंथ, जनवरी के नहीं, करंट मंथ के हैं। जरा करंट मंथ का फ्यूचर ले आए ताकि ये प्रीमियम का एडजस्टमेंट थोड़ा सा हो जाए। 475 के टारगेट फिर आपको अच्छे दिखेंगे। जरा करंट मंथ के फ्यूचर के साथ हम ले आए। 475 और 490 ये दो टारगेट के लिए करनी खरीदारी। करंट मंथ का फ्यूचर चल रहा है 468 रुपये के आसपास, 461 का स्टॉप लॉस। चार्ट्स के बारे में मैं और दीप अपनी जो नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। दीप, आप भी चाहते हैं बढ़ाना? यस सर, एब्सोल्युटली। पक्का? हाँ, देख लो। हाँ? पूछूं? यस। आप सब में से 5 तो देश के जाने माने नहीं, 6 देश के जाने माने दिग्गज चार्टिस्ट हैं ही, जैन साहब को छोड़ के। और जैन साहब को भी हम कह रहे हैं कि वो दिग्गज चार्टिस्ट नहीं है। जैन साहब तो वो भी मानते हैं वो खुद हैं। तो जैन साहब को भी चलो हम काउंट कर लेते, तो 7 दिग्गज चार्टिस्ट में से मेरा एक सवाल मासूम सा जो आया है, क्या फ़र्क है दो तरह के चार्ट्स में? एक जो मजबूत चार्ट होते हैं और दूसरा जो खूबसूरत चार्ट होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि बंसल जी ने कहा कि चार्ट बहुत खूबसूरत है और कुणाल जी का कहना था कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खूबसूरत चार्ट एंड मजबूत चार्ट। ओह, जैन साहब बताएंगे। वेरी नाइस जी, जैन साहब बताएं। आपका क्वेश्चन एक्चुअली इतना टफ है अनिल जी, मैंने सोचा मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा जी, और मजबूत क्वेश्चन है ये, तो जवाब देना पड़ रहा है। तो सारे खूबसूरत चार्ट मजबूत होते हैं, बट सारे मजबूत चार्ट खूबसूरत नहीं होते। क्या बात है। जैन साहब को फिल्मों में हीरो बनाने का इरादा कैंसिल। हाँ, अब इन्हें सिर्फ राइटर बनाएंगे। इतना बढ़िया डायलॉग लिखते हैं, आप क्या एक्टिंग करें। राइटिंग कराएंगे बिल्कुल। जी एक मिनट, वागले साहब कुछ कह रहे हैं। जी वागले साहब। अनिल जी, जैन साहब को पॉलिटिशियन बनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कहा हमको तो समझ में नहीं आया। बहुत ही बढ़िया, ये है आम जनता की आवाज। जी हिमांशु जी। अनिल जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि
हर जो खूबसूरत चार्ट होगा वो पहला स्ट्रांग होना तो प्रीरिक्विजिट है ही। जब एनालिस्ट इमोशनल हो जाता है ना कि मतलब हाँ ये तो बहुत ही स्ट्रांग चार्ट है और हाई कन्विक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत बन जाता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बंसल जी बहुत ज्यादा इमोशनल है और कुणाल जी बिल्कुल भी नहीं? नहीं, दोनों बहुत इमोशनल है जी, तभी तो आरके का चार्ट कॉर्पोरेशन हिट है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, खूबसूरत है अनिल जी, वो मैं लाइन मिस हो गई अनिल जी, बहुत डिले हो रहा था। आई एम मैरिड टू द चार्ट पैटर्न ऑफ क्या कहते हैं दिस बीपीसीएल। वो बार बार बोलता हूं तो अनिल जी आजकल वो बाइक की बेस्टीज वगैरह जो है ना वो वहां तक मैसेज पहुंचाती हैं, तो फिर मैंने थोड़ा टोन चेंज कर दिया। वो आई एम मैरिड टू की जगह मैंने खूबसूरत शुरू कर रहा हूँ अनिल जी बोलना। ओके ठीक है, समझ गया मैं। जो व्हाटएवर सूट्स, देखो पर्सनल लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप आज के बाद जब भी आप खूबसूरत बोलेंगे हम समझ जाएंगे कि यू आर मैरिड टू दैट चार्ट पैटर्न। हम हमारे समझ लेंगे, हम उसका मतलब निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बीपीसीएल का है वो मजबूत नहीं सॉरी खूबसूरत चार्ट, जिसके साथ मैरिड टू बंसल जी और 475 और 490 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए मेहुल जी भी अपनी तरफ से कुछ अपडेट देना चाहते हैं। जी मेहुल जी। हाँ अनिल जी, एक अपडेट है हिंद कॉपर पे, उसके बाद एक बिगुल भी है पोजिशनल कॉल के लिए। तो हिंद कॉपर अनिल जी हमने 2 महीने पहले दिवाली पिक में 150 के आसपास दिया था, 202 का पहला टारगेट था और फिर रिवाइज इस टारगेट को किया था हमने शो पर, 250 का टारगेट दिया था। तो 2 ही महीने में 266 हो गया है, ये दोनों टारगेट्स आ गए। तो अभी भी हमारा होल्ड का ही सलाह रहेगा। ओवरऑल अगर 1-1.5 साल के लिए काउंटर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया है क्लाइंट्स को, बट यस वापस से अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो हम श्योरली इस काउंटर को फिर से कवर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमें 1-1.5 साल में बहुत ही अच्छे रेट्स इसमें नजर आते हैं। तकरीबन 400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इन कॉपर में। तो बने रहिए, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स एक बार के लिए बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अनिल जी एक पोजिशनल ट्रेड भी है। आइए पोजिशनल ट्रेड का व्यू भी लेते हैं मेहुल जी के लिए, बिगुल मेहुल जी के लिए पीटीएसडब्ल्यूटी का। बताएं सर। दीपांशु, एक रेंज ब्रेकआउट आया है काउंटर में, दैट इज आईएक्स। मुझे लगता है कि अभी जितने भी रेजिस्टेंसेस थे 1-1.5 साल के वो सारे निकाल चुका है और यहाँ पर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। इस काउंटर में 160 162 के आसपास मिल रहा है, इसको कैश में खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखिए, 140 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में मुझे लगता है अभी ये 200 की तैयारी कर रहा है, तो 200 का टारगेट आईएक्स में नजर आता है आने वाले कुछ महीनों में। के टारगेट्स नजर आते हैं आईएक्स में, जिस तरह से स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है और बड़े कॉल आ रहे हैं मेहुल जी की तरफ से। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान कॉपर भी उन्होंने और एचपीसीएल भी ऐसी लेवल्स पे बात करी थी, बट अच्छी मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। आईईएक्स में भी इस पर रखेगा नजर। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। एक्साइड यहां पर आपको फिर से मोमेंटम आ रहा है। रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहां पर कॉल भी आया था और स्टॉक में आपने अच्छी मूव भी देखी थी। अब फिर से एक्साइड थोड़ा एक्टिव हो रहा है ट्रेड में, इस पर रखिए नजर। टाटा कम्युनिकेशंस यहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई इस समय दिख रही है। 1800 के लेवल्स टाटा कम्युनिकेशंस अभी भी टच करने की तैयारी में दिख रहा है। कुणाल जी जरा देखें सर, टाटा कम्युनिकेशंस क्या चल रहा है इस चार्ट में? देखिए काफ़ी समय से सुस्त रहा है, इस पूरी सीरीज में सुस्त रहा दीपांशु, लेकिन अब इसमें वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। कुछ तो एक्सपायरी के भी प्रेशर्स हैं, लेकिन मुझे इसमें एक 1800 रुपए के आसपास एक अड़चन नजर आती है। अभी 1795 तो हो ही चुका है, तो एक बार 1800 का लेवल पार हो जाए तो टाटा कम्युनिकेशन में भी ब्रेकआउट होगा। और मुझे लगता है कि जो जनवरी की सीरीज आएगी इसमें स्टॉक एक बड़ा मूव दिखा सकता है। तो 1800 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो बिल्कुल बाय करने की मेरी राय है। 1950 2000 के टारगेट होंगे, तो थोड़ा वेट करके 1800 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर बाय करें। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशंस ब्रेकआउट आ रहा है और अच्छे लेवल्स भी यहां पर दिखेंगे। सुमित जी तैयार हैं उनकी कॉल के साथ। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया 238.50, 239 का अभी भाव है, 238 रुपया 50 पैसा, 239 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर ब्रेकआउट है, पिछले 7 से 10 दिनों के हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर वन वे तेजी देखने को मिल रहा है और पावर ग्रिड मेरे को लग रहा है कि यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 232 233 के पास है, तो 232 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
जिस तरह का इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का बनेगा। 248 इसका पहला टारगेट होगा, 251 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो खरीदारी करें पावर ग्रिड 248 से 251 के टारगेट्स के। ओके, पावर ग्रिड में है खरीदारी की राय। बढ़ते आगे, 2:30 बजे का वक्त, मुलाकात करेंगे सेठी साहब से। सेठी साहब और सेठी साहब की सारी पिक्स एकदम रॉकिंग। सुबह से केनरा बैंक के बाद हुडको लगभग 20% आज का पिक ऑफ द डे। जबरदस्त। क्या भागा, जरा लाइए हुडको एक बार स्क्रीन पे। 18-19% तो मैंने ऊपर देखा ही था। ओहो, 19% पर होल्ड कर रहा है। सेठी साहब कमाल कर दिया आज तो, गजब हुडको आपने जो पिक ढूंढी है, मजा आ गया। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, सुबह बाजार खुलने के पहले हुड को रेकमेंड किया था। और एक अच्छी बात अनिल जी आज इसमें सबसे ये हुई है कि ये गैप से खुला नहीं है, फ्लैट ही खुला था। और ये जितनी तेजी हुई है सब स्क्रीन पे हुई है। 114 का कल का क्लोजिंग था, 116 के आसपास खुला और अब 135-36 के हाइज करे और वहां पे टिका हुआ है। तो बहुत ही दमदार तेजी हुई है। और बाकी के भी अनिल जी जो 5 स्टॉक्स F&O के थे सब अच्छा कर रहे हैं। कैन बैंक, फिर PNB, फिर BEL, NTPC और JSW स्टील, सब में मतलब 3 में तो शायद टारगेट भी अचीव हो गए और बाकी भी अच्छा कर रहे हैं अनिल जी। बहुत बहुत बधाई सभी के लिए, और स्पेशली हुडको के लिए ज़्यादा बधाई इसलिए भी कि पूरा का पूरा जो तेजी बना है वो आपके सामने बनता हुआ दिखाया और उसमें आपको भाग लेने का मौका भी पूरा मिला। बधाई सर सेठी साहब। अब आप आज की 2 पिक्स आपकी 2 ही है या ज़्यादा जोश में तो ज़्यादा नहीं अनिल जी 2 ही है। सुबह 6 ऑलरेडी दी हुई है तो 8 हो जाएगी मिला के आज दिन भर में। अच्छा, सुबह वाली क्यों गिन रहे हो आप? थर्सडे को रहता हूँ सुबह के शो में, तो अब 6 पिक्स है तो 6 पिक्स तो ही है, वो बाजार खुलने के बहुत पहले। बढ़िया। नहीं, जो भी आप देते हैं बड़ी मेहनत के साथ और रिसर्च के साथ देते हैं, कमाल भी करते हुए दिखे। बताएं सर आज की पहली पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है खरीदारी करने के लिए, खरीदारी करनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जो अभी 152 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 170 के, स्टॉप लॉस रखना है 147 का। ये हाल ही की लिस्टिंग है, अगस्त की 31 तारीख को एक स्टॉक लिस्ट हुआ था, 108 रुपए में IPO आया था और जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, 97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। और ये मतलब सैट इंडस्ट्रीज नाम की एक और लिस्टेड कंपनी है, वो इसकी प्रोमोटर है, वो इसमें अराउंड 61% स्टेक ओन करती है। अब इसका जो बिजनेस है एक यूनिक बिजनेस है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जो कि बनाती है, जो कि गैसेस और लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने, मूव करने में काम आते हैं। आमतौर पे ये जो प्रोडक्ट्स है ये रबर और पॉलीमर से बनते हैं, बट ये कंपनी इनको मेटल्स में बनाती है, मतलब स्टेनलेस स्टील में बनाती है। बाकी आजकल ब्रॉन्ज का भी यूसेज कर रही है। एक वर्चुअली एक मोनोपोली है, इस तरह की और कोई कंपनी नहीं है भारत में। हाईटेक कंपनी, फिर एंट्री बैरियर भी काफी स्ट्रांग है और इनका रेवेन्यूज 80% एक्सपोर्ट से आता है। बाकी जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, जितने ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जैसे IOC, BPCL, HPCL, फिर स्टील कंपनीज लाइक टाटा स्टील, JSW स्टील, फिर इनके HAL और BHEL को भी कैटर करती है, मतलब डिफेंस और एरोस्पेस में भी काम आते हैं इनके प्रोडक्ट्स, तो उसको भी कैटर करती है। बाकी अब कंपनी का एक अच्छा खासा एक्सपेंशन का भी प्रोग्राम है और दमदार फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% और FIS DIS भी अच्छे खासे इसमें इन्वेस्टेड है, जिसमें निप्पॉन है, इन्वेस्को है, फिर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 1.79% स्टेक ओन करते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह एरोफ्लेक्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 170, स्टॉप लॉस ऑफ 147। ओके, तो ये है आपके लिए एरोफ्लेक्स पर खरीदारी की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। दूसरी कॉल सर। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रेडिंगटन, जो अभी 176 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। 190 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। ये कंपनी एक मेजर प्लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि 235 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स, मतलब IT और मोबिलिटी स्पेस में, जैसे PCs है, नोटबुक्स है, फिर स्मार्टफोन्स, प्रिंटिंग सॉल्यूशंस, सर्वर्स, ये सब प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी का भारत में तो प्रेजेंस ही है, इसके अलावा टर्की, UAE, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया और कतार, इन सब देशों में भी मेजर प्रेजेंस है। और जितने वर्ल्ड के नामी ब्रांड्स है, एप्पल, चाहे सैमसंग, HP, डेल, लेनोवो, ये सबको ये इनकी डीलरशिप है या इनके स्टोर्स में मिलते हैं। कंपनी के भारत में 45 सेल्स ऑफिसेज है और इनके 38 सेल्स ऑफिसेज बाहर भी है, मतलब भारत के बाहर इन डिफरेंट कंट्रीज।
बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से 10-11 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, अच्छे फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, और ये कंपनी की प्रोमोटर है, एक ताइवान की कंपनी है सिनेक्स टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाम की, जो इसमें 24% हिस्सेदारी रखती है, जिसकी एक बड़ी मेजर कंपनी है इस सेगमेंट में। ग्लोबल सेल्स है उनके करीबन $26 बिलियन के। बाकी कई सारे अच्छे नाम है शेयर होल्डिंग लिस्ट में, जिसमें MIT भी है, 1.73% MIT ओन करता है। बाकी फिडेलिटी है, वेनगार्ड है, HDFC, ICICI, प्रू, टाटा, ये सब ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 190 का, स्टॉप लॉस रखना 170 का। 190 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस, इस पर भी कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। ज्यादा एक्शन नहीं है अनिल जी, 60 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 30 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। सुस्त एक्शन ही इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स में होते हुए दिख रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं इस समय। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, सुस्त है, बहुत ही छोटी रेंज में है। कच्चे तेल पर आप दबाव देख रहे हैं, $80 के नीचे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। एशिया मजबूत था, जापान थोड़ा कमजोर था, अदरवाइज पूरा एशिया आपके लिए मजबूत ट्रेड दिखा रहा था। हांगकांग 2.5% ऊपर आज बंद हुआ है, वो तो अपनी चाल में चलता है, और रुपया 16 पैसे मजबूत है। जी फाइनली रुपए में थोड़ी स्ट्रेंथ हमें आती हुई दिखी है इतने सारे ट्रिगर्स के बाद। बताएं सर क्या करना है? वैसे तो दीप तेजी की पोजीशन बरकरार रखना चाहिए। फिलहाल कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसकी वजह से आप ये सोचें कि क्या करना चाहिए। 3-20 की स्ट्रेटजी ज़्यादा काम की होगी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से 60 पॉइंट नीचे, लगातार अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी हुई है। कल वीकेंड सेशन है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। फ्रेश खरीदारी करने के बजाय जो पोजीशन है आप उसको होल्ड करें, आगे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। 21,750 के आसपास हम हैं ही। आज के लो का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आज का लो 28,350 के आसपास का है। आज के लोस को स्टॉप लॉस रखें और होल्ड पोजीशन बनाए रखें, क्योंकि अगर एक्सपायरी की वजह से आखिरी मिनटों में थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग कुछ आ जाए कर जाए तो आप अपने गेंस को प्रोटेक्ट करिए, बस सिंपल। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट, तो एक्सपायरी का एक्शन है। आज के लोस को अपना स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन मेंटेन करिए, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। आइए फिर एक कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज का स्टॉक ऑफ द डे जबरदस्त मूवमेंट दिखा रहा है। एक और स्टॉक ऑफ द डे आज सुबह दिया था CESC पावर स्पेस से, इसमें भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुछ ट्रिगर्स भी निकले CESC के लिए, आइए एक बार जानते हैं इनके बारे में। नुपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर बताइए। बिल्कुल, मैनेजमेंट की मीट हुई है, एंटिक का भरोसा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है मैनेजमेंट की मीट के बाद, और जो लक्ष्य है वो उन्होंने 93 से बढ़ा के 150 रुपीज़ का किया, तो बड़ा लक्ष्य यहाँ पे बढ़ाया है एंटिक ने CESC पे। 3 चीज़ों पर फोकस करके चलना है, ऐसा एंटिक का मानना है। पहला, कंपनी के जो केपेक्स के प्लान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सब्सिडी के जरिए कंपनी 3 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने वाली है। नोएडा और कोलकाता के एरियाज़ में रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और यहीं पे प्लांट भी लगाएगी। प्लांट जो है वो 3 से 4 साल में शुरू हो जाएंगे। FY26 तक फेज़ 1 बेसिस पर EBITDA में करीबन 600 करोड़ गीगावाट जुड़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है। कंपनी का जो एस्टिमेटेड केपेक्स है वो भी 45,000 पर गीगावाट के आसपास का है, जो कंपनी यहाँ पे जो है इनकर करती हुई नजर आएगी। तो केपेक्स के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखा है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है हाई टैरिफ के लिए चंद्रपुर प्लांट के PPA को भी रीसेट कर सकती है कंपनी। FY26 में EBITDA 600 करोड़ यहाँ से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो बड़ा एक्सपेंशन है केपेक्स के लिहाज से, और जो टैरिफ बढ़ेंगे उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में आते हुए नजर आएगा। और तीसरा बड़ा ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे, जो रेगुलेटरी एसेट है उसकी लिक्विडेशन जारी रहने वाली है। 2 महीने पहले APR ने 2019 के रेगुलेटरी एसेट के लिए 600 करोड़ के लिक्विडेशन को मंजूरी दी थी, जिसके चलते अगर ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे तो FY26 तक कंपनी की आय में करीबन 6% और कामकाजी लेवल पे मुनाफा होगा वो 26% से कंपाउंडेड ग्रोथ करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बड़ा भरोसा बड़ा है यहाँ पे एंटिक की तरफ से CESC पे, और लक्ष्य 93 से बढ़ा के 150 रुपये का कर दिया है। केपेक्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए 26% सालाना ग्रोथ है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा। बढ़िया ग्रोथ के फिगर्स आ रहे हैं। जैन साहब, CESC कोई राय इस पर? बाकी पावर स्टॉक से मुकाबले इसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, बट रिसेंटली ये भी काफी एक्टिव हो गया बाजार में सर। या बिल्कुल 80 रुपए के लेवल्स पे भी डिस्कस किया था। अनिल जी ने भी दिया हुआ है इसको, राकेश जी, कुणाल जी ने भी दिया हुआ है, और इस स्टॉक पे मतलब मैं बुलिश था। और हालांकि देखिए कैलकाटा की एक जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त प्रोमोटर पेडिग्री है, जो ग्रोथ के ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये इनफैक्ट
अमेजिंग, और मुझे लगता करेगा भी ग्रो इनफैक्ट, और वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है। अब एक बार बहुत ज्यादा चल चुका है तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ गया, बट स्टिल वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे सस्ता लगता है। और भी बाकी फंडामेंटल्स देखते हैं तो अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स है, तो मेरे हिसाब से, और क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे भी आने वाले दिनों में अच्छे आएंगे। लास्ट क्वार्टर वाज आल्सो गुड, तो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर में वैसे ही बहुत पावर है, और जो ईवी के लिए भी एक अच्छा थीम है, ये अच्छा प्ले है। और जो मैंने देखा है कि भाई ये लोग डिपॉजिट्स भी लेते हैं, एक एक ईवी का अगर आप घर में चार्ज करते हैं तो आपको चार्जिंग के लिए एक डिपॉजिट देना पड़ता है, सो दैट कैन आल्सो बी अ गुड रेवेन्यू सोर्स फॉर द कंपनी। ओके, तो ये है आपके लिए CESC, इस पर रखिएगा नज़र, एक्शन इस पर आपको बढ़िया बनते हुए दिख सकता है, बाजार के रेडार पर भी है। एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं, CESC थोड़ा एक्टिव दिख भी रहा है इस समय। हिमांशु जी एक बार चार्ट्स भी देखेंगे सर CESC के 130 का लेवल फिलहाल? बिल्कुल दीप, इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने भी रिकमेंड किया हुआ था लगभग 80-82 रुपए पर जब एक ट्रैक्शन बननी शुरू हुई थी, और हाल में भी कुछ दिनों पहले रिकमेंड हुआ था। एनीवेज स्टॉक एक काफी अच्छी अपमूव में है, काफी अच्छा मोमेंटम स्टेज में है मेरा मानना है, और मुझे लगता है कि दीप अगर इस स्टॉक को थोड़ा समय दिया जाए तो 140 और 150 रुपए तक के टारगेट CESC में आते हुए नजर आएंगे। आज स्टॉक में गैप अप देखने को मिला है, जो कि मुझे लगता है कि अगर बाजार में थोड़ी बहुत भी कोई वॉलेटिलिटी मिलती है तो 127 126 के आसपास अगर डिप मिलते हैं तो वो एक एंट्री का अच्छा मौका हो सकता है, जो इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और 140 से 150 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यह है आपके लिए CESC 140-150 नियर टर्म टारगेट्स इस पर आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस का भी भरोसा है। आज सुबह अनिल जी ने भी स्टॉक ऑफ द डे में रिकमेंडेशन दी थी यहाँ पर, और आप देख रहे हैं सुबह से स्टॉक पर बढ़िया मूव्स भी बन रही हैं इस समय। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर बढ़िया मूव दिख रहे हैं, इप्का लैब्स, जरा इसका चार्ट पुल अप करिए। यहाँ पर अभी अभी एक्शन आया, एक्सपायरी डे है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। बंसल जी, इप्का लैब्स जरा देखिए, लंबे समय से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है बट स्टॉक एक्शन में दिख रहा है सर इस समय। नहीं दीपांशु, अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट इसका बढ़िया है, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा कि चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि स्टॉक करेक्शन के अंदर था और आज ही इसने 1080 का लेवल तोड़ा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। नई खरीदारी के लिए दीपांशु थोड़ा वेट करूंगा, 1100 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तब इसके अंदर पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन लैगिंग इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेगा, तब नई खरीदारी की राय होगी। तो जिनके पास है 1060 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और 1100 के स्तरों पे नजर रखें, वो टूटे तब नई खरीदारी की राय होगी। तो होल्ड करें, 1060 का स्टॉप लॉस, खरीदना है नया तो 1100 के ऊपर टिकने दे तब करें खरीदारी। ये राय बंसल जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। इप्का लैब पर कोल इंडिया, ये है वो स्टॉक जो आज किसने पसंद किया, मैं जरा देख लूँ। ब्लैक डायमंड वाले हिमांशु गुप्ता साहब थे, और भी कोल इंडिया पर रिकमेंडेशन लगातार खरीदारी की आती हुई दिखी। आज कोल इंडिया ज़बरदस्त एक्शन में है, 4% फिर से मजबूत 380 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बंसल जी ने एक बढ़िया फॉर्मूला दिया, बंसल जी है ना, कि जिन जिन शेयरों लोगों को लगता है कि HPCL BPCL में इनका चार्ट डिविडेंड के साथ मिलाकर देखो तो उसके बाद आपको पता चलेगा चार्ट कितना बुलिश है। ये क्या फॉर्मूला है बंसल जी, डिविडेंड के साथ मिला के चार्ट देखने का फॉर्मूला बताओ जरा। अनिल जी, डिविडेंड एडजस्ट हो जाता है, चार्ट पे गैप्स होते हैं ना। डिविडेंड तो अनिल जी शेयर होल्डर के पॉकेट में आ गया। अब चार्ट देखने के दो तरीके अनिल जी, कि उसको डिविडेंड को एडजस्ट करोगे तो जैसे BPCL में अभी रिसेंटली डिविडेंड आया था तो गैप डाउन ओपनिंग दिखती है, चार्ट खराब दिखता है। डिविडेंड को एडजस्ट करते हो तो एक राउंडिंग बॉटम दिखता है, पैटर्न बुलिश लगता है। और यही चीज अनिल जी देख के कोल इंडिया भी अनिल जी नीचे में रिकमेंड किया था मैंने और कुणाल जी ने। तो डिविडेंड को एडजस्ट करके चार्ट देखना चाहिए जिनके अनिल जी बड़े डिविडेंड होते हैं। अब MRF जैसे शेयर में डिविडेंड को एडजस्ट करोगे तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी, कुछ दिखेगा नहीं। बट जिनके अच्छे डिविडेंड हैं, खासकर PSU स्टॉक्स के, उसका अगर एक्चुअल टेक्निकल स्टडी करनी है, एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने हैं तो डिविडेंड को एडजस्ट करके चार्ट देखने चाहिए। वाह, क्या गुड बात बताइए, एकदम रहस्य वाली, कि डिविडेंड को एडजस्ट करके उसके बाद चार्ट देखें ताकि चार्ट में आपको दिखेगी सही तस्वीर। नाइस, वेरी गुड। बंसल जी कभी कभी बड़ी काम की बात बता जाते हैं। आज श्रीकांत जी का भी स्वागत है, लेकिन चूंकि हमने कोल इंडिया की बात की है, उस कोल इंडिया की बात कहने का और करने का कारण ये था
कि आज स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में, और एक्शन में इस वजह से है कि मोतीलाल ओसवाल का भरोसा इस स्टॉक पर बढ़ गया और वो इस साल के लिए, आई मीन 2024 में, इस साल मतलब 2024 में, 2023 में मानेगा, इस साल में 2023 नहीं, अब 2024। हम शरीर से भी 2023 में, आत्मा से 2024 में जा चुके हैं बिल्कुल। हाँ, नए साल में, है ना। हाँ, तो इसलिए 2024 में उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बढ़िया पिक्स हो सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ऐसा उनका भरोसा क्यों है, ये सारी डिटेल्स हमें बता रहे हैं वरुण दुबे। वरुण जी बताइए जी। तो अनिल जी, जैसे कि आपने बता ही दिया कि टॉप पिक्स में इन्होंने शामिल किया है कोल इंडिया को, मोतीलाल ओसवाल ने, और अपना लक्ष्य बेसिकली स्टॉक पे इन्होंने बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले भी अपना लक्ष्य बढ़ाया था, अब फिर से इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 380 से बढ़ा के अब 430 रुपये का ये दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह है। कारण इसमें सबसे पहला तो ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर की डिमांड ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कोयले की डिमांड जो है यहाँ से अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वहाँ पे देखने मिलेगी। ई ऑक्शन, जहाँ से कोल इंडिया करीब 10% के आसपास अपना जो ओवरऑल प्रोड्यूस है वो बेचता है, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस साल के पहले हाफ में ही काफ़ी हद तक कोल इंडिया ने अपना जो ई ऑक्शन है उसके ओवरऑल सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर ली है, और सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। इनफैक्ट अगले 3-4 साल तक अगर आप देखेंगे तो इनके ई ऑक्शन सेल्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। Q2 FY23 के बाद आपने देखा था कि ई ऑक्शन के प्राइजेस में थोड़ी गिरावट आई थी। इनका कहना है कि फिर से रिवर्सल जो है ई ऑक्शन के प्राइजेस में देखने मिला है, और 80 से 100% के आसपास का प्रीमियम जो है वो फिर से एक बार ई ऑक्शन की कीमतों में आ गया है। इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है कोल इंडिया पे देखने मिलेगा। केपेक्स, ये कंपनी अब केपेक्स लगातार बढ़ाते जा रही है। FY20 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो FY23 में इन्होंने 3 गुना ज़्यादा केपेक्स किया था, और इस केपेक्स का इम्पैक्ट जो है आपको कुछ समय बाद इस कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छे खासे तरीके से देखने मिल सकता है। और खर्चे जो है यानी कि बाकी खर्चे वो ये कंपनी कम कर रही है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि FY17 के मुकाबले कोल इंडिया ने अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है उसमें 25% की कमी की है, और आगे इसको ये और कम कर सकते हैं, जिसके कारण ओवरऑल खर्चे जो है वो इस कंपनी के कम होने वाले हैं। और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने खरीदारी की सलाह दी, टॉप पिक में शामिल किया, लक्ष्य 380 से बढ़ा के 430 रुपये का कर दिया। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं कोल इंडिया पर, और एक्शन भी इसमें 430 के टारगेट, 430 के लगातार रिकमेंड भी हुआ है हमारे चैनल पर, एक्सपर्ट्स ने एलजी के पे रेडार पर रहा है, और हमने देखा भी अच्छी गेंस है। एक बार जैन साहब से भी जरा पूछा जाए उनके कोल इंडिया पर क्या टारगेट्स हैं, क्या व्यू है। जैन साहब, फाइनली ये साल ऐसा है जहां पर कुछ भूले भटके स्टॉक्स वापस मोमेंटम में आए हैं, कोल इंडिया उनमें से एक है। बताएं सर, आने वाला आउटलुक इसके लिए आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, ये एक तो राकेश जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, और इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में आज भी जैसे कोई वेदांता की बात करे या नॉन वेदांता, हालांकि पीएसयू नहीं है, बट जहां पे डिविडेंड बहुत ज्यादा होता है तो सर्टेनली रिटर्न्स इन टोटलिटी देखना पड़ता है, और टोटल रिटर्न्स का एक अलग इंडेक्स होता है, और वो प्रॉपर्ली देखेंगे तब आइडिया लगती है। और वैसे ही कोल इंडिया में कुछ हो रहा है, और मुझे याद है बहुत ही नीचे लेवल्स पे, मतलब 210-20 के लेवल्स होंगे जब शायद अनिल जी ने भी रेकमेंड किया था, और ये स्टॉक अपने आईपीओ डेज के भी, मतलब 2010 में नवंबर में लिस्ट हुआ था ये, उसके बाद से भी कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा, जस्ट दैट की डिविडेंड एक वो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दूसरे पीएसयूज ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए, वाली वो आरईसी हो, पीएफसी हो, और जो अभी रिपोर्ट मैंने सुनी, सर्टेनली देखिए ई ऑक्शन वाला जो है या फिर आपकी कॉस्टिंग है, इन सब को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव्स दिखते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, मार्केट्स को अभी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए, और जो बहुत ओल्ड एसेट्स और पुरानी कंपनियां, वहां पे एक तरीके से सारी चीजें रीवैल्यू होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगा। और माइनिंग स्टॉक्स तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे, और आप देखिए ऐसी कंपनी जहां पे 70% का आरओसी और वो कंपनी 8 के पी मल्टीपल पे मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त बाई है। सर्टेनली बहुत बड़ा मूव दे चुका है, थोड़ा नीचे आने पे और इकट्ठा करे, हो सकता है 325 से लेकर 340 का रेंज हो जहां पे और इकट्ठा करे, फिर धीरे आए। ये मार्केट्स के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, बट स्टिल जिनको लेना वो स्टैगर्ड वे में बाइंग तो शुरू कर सकते हैं। अगर लेना है स्टैगर्ड बाइंग करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली इस साल ऑलरेडी आ चुकी है, बट मौके अभी भी हैं इसमें, ये बात आपके लिए क्लियरली निकल कर आ रही है। मूव बढ़िया इस समय आपको कोल इंडिया में बनती हुई दिख रही है। मौके कुछ और स्टॉक्स में भी आ रहे हैं। फार्मा की बात करें, अभी हमने इप्का की बात करी, लुपिन ये भी बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है, 3.5% ऊपर है लुपिन, और पिछले कुछ मिनटों में एक फ्रेश अप मूव लुपिन में आपको बनती हुई दिखी है। वाघे साहब, जरा लुपिन का चार्ट देखें सर, अच्छा एक्शन बन रहा है इसमें।
दीपांशु, काफी दिनों के बाद ये मोमेंटम में आया है। करंट भाव 1345 है। मुझे लगता है 10 रुपए की बाइंग रेंज रखनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 1325 का होना चाहिए। 1325 से 1320 के नीचे ज्यादा सेफ होगा। मुझे लगता है ये 1400 के पार ये मूव में अगले 3 से 4 दिनों में जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए लुपिन, जिस पर आपको मूव दिख रही है। औरोबिंदो फार्मा में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन आ रहा है। ऑफकोर्स लुपिन जैसा नहीं, बट अच्छा एक्शन वहां पर भी आपको बनते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। सोना BLW, इस पर भी रखिए नजर। रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। कल एसपीएल मिड कैप्स में जय ने भी रेकमेंड किया था, 10 की कमाई में हमने देखा था। हिमांशु जी की भी कॉल आई थी और वहां से भी आपको अच्छा मूव दिख रहा है। हिमांशु जी, वैसे तो आपने पोजिशनल कॉल दी थी, बट अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है सोना BLW, तो जरा एक बार इस पर राय दें अपनी। दीप, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से भी लिया है तो भी मुझे लगता है कि अभी स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। 610 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कराएं या फिर फ्रेश खरीदारी इन्हीं लेवल्स पे 620 तक करी जा सकती है। 610 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और 650 665 के 2 टारगेट्स इसमें नियर टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है सोना BLW। और सोना BLW तो आपको पता ही है क्यों फेमस है। एक तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और दूसरा सिद्धार्थ जी ने बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा इसे फेमस किया है। सिद्धार्थ सैनी साहब ने इतना फेमस किया है तो आपको पता ही है 2023 में आपने बार बार लगातार देखा ही है और हो सकता है 2024 में भी आप और देखेंगे। और देखेंगे, यस। और ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अच्छा, आइए तब तक एक और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ करते हैं फोकस। एक स्टॉक है जो आज न घट रहा है न बढ़ रहा है, बल्कि वो झूम रहा है। झूम रहा है? हाँ। एनी आइडिया, एनी गेसेस? कोई बता सकता है हमारे एक्सपर्ट्स में से, पैनल में से? एक स्टॉक जो आज झूम रहा है। जी जैन साहब। शायद यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं या तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। इससे आपकी सोच का पता चलता है। जो 2 स्टॉक के नाम आपने बोले ना, इससे आपकी सोच का पता चल गया है। वैसे आपके दोनों ही गेस गलत है। और कोई? हाँ, अच्छा, तीसरा भी दे सकते हैं। हाँ, देना चाहे दीजिए। की बात करें तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जैन साहब, आपने ये दोनों गलत जवाब दिए, उसके बावजूद आप अपनी कॉलर ऐसे ऊंची करिए, जरा करिए, क्योंकि आप इन सब लोगों से बहुत आगे हैं। पूछिए कैसे? कैसे सर? एटलीस्ट आप डायरेक्शन तो सही है। हाँ। आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि हाँ, मतलब आपका रास्ता सही है, मंजिल अभी थोड़ी दूर है। अब कुणाल जी भी आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, झूमने से याद आया अनिल जी, काफी लोगों ने, अनिल जी, जो आज सवेरे आपने कहा कि जो लोग बंसल जी और कुछ लोगों को छूट है कि सवेरे आ जाएं लेट वो 1 तारीख को, हाँ? और चाय पीने वाले लोग अनिल जी समय से पहुंचेंगे, ये आपने निर्देश सवेरे दिया था। बिल्कुल दिया था। कई सारे लोगों की आपत्ति, अनिल जी, चाय पीने वालों के साथ ये भेदभाव ऐसा क्यों? अनिल जी बताइए, ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन चाय पीने वालों को छुट्टी मिलेगी और ये जो बाकी पदार्थ पीते हैं इन लोगों को अनिल जी समय से आना पड़ेगा? तो वो दिन कौन सा होगा अनिल जी? ये इनके सावन के महीने में बुलाएंगे ना इनको। वो कोई ऐसा होता है ना, वो सावन के महीने में कुछ दिन होते हैं, पूरा महीना होता है ना कुछ तो। हाँ, यही बताएंगे कब होता है। चिंता मत करो, आपको 1 आध दिन के लिए, इनको पूरे महीने बुलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये जो जैन साहब जिस सही डायरेक्शन में जा रहे थे, उस डायरेक्शन को मैं कंफर्म कर दूं। वो स्टॉक जो आज झूम रहा है उसका नाम है सुला विनयार्ड्स। क्यों झूम रहा है बता रही है नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, लॉन्ग वीकेंड गया था क्रिसमस वाला, तब कंपनी का कहना है कि वाइन टूरिज्म जो था वो रिकॉर्ड लेवल पे आया है। इंडिपेंडेंस वाला जब वीकेंड था अगस्त के महीने में देखा था, तब रिकॉर्ड बनाया था और उस रिकॉर्ड को अब क्रिसमस वाले 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड में तोड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। जो नंबर्स यहाँ पे सामने आए हैं कंपनी की तरफ से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नासिक बेंगलुरु के जो वाइन टूरिज्म फैसिलिटी है कंपनी की, उसमें विजिटर्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे आते हुए नजर आए। तो सुला विनयार्ड्स की जो फैसिलिटी होती है वहाँ पे लोग आते हैं, अपना दिन स्पेंड करते हैं और वाइन टेस्टिंग भी करते हैं और खाने पीने की भी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो वो जो वहाँ पे टूरिस्ट आए वो इस बार रिकॉर्ड लेवल पे आते हुए दिखे। 24 दिसंबर को रिकॉर्ड 5000 से ज़्यादा विजिटर्स आए हैं और 23 से 25 दिसंबर के दौरान भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड 12,000
से अधिक विजिटर्स आते हुए दिखे हैं। 3 दिनों में रिकॉर्ड लेवल पे कंपनी की आय भी पहुंचती हुई दिखी है, करीबन 2.25 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने रिकॉर्ड आय दर्ज की है सिर्फ 3 दिन के दौरान। और 3 दिनों के दौरान देखें तो वाइन टेस्टिंग, यहाँ पे सब लोग वाइन टेस्टिंग नहीं करते हैं, जितने लोग वाइन टेस्टिंग करते हैं वो आंकड़ा भी रिकॉर्ड लेवल पे दिखेगा। 5300 लोगों ने वाइन टेस्ट किए इनकी फैसिलिटी में। तो इस बार वीकेंड लोगों ने शायद इनकी फैसिलिटी में ज़्यादा सेलिब्रेट किया है और वाइन टेस्टिंग के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए। ये टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? नहीं सर, चार्जेस होते हैं। फिर टेस्टिंग के बाद तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कोई मुफ्त में पिला रहे हैं सर। सर रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच गए लोग तो क्या अच्छा। पता डिस्काउंट दे दिया हो। अच्छा, तो कितने लोग पहुंच गए 3 दिनों में? 12,000। 12,000 लोग? हाँ सर। विनयार्ड्स में घूमने के लिए? विनयार्ड्स में घूमने के लिए। वाह क्या बात है। एक तरह से वो वीकेंड प्लान बन गया है वो। अच्छा। कि सूला विनयार्ड्स एक दिन का होता है, मतलब सुबह जाओ, दिन की टेस्टिंग होती है, वो करते आप में से कोई गया? कौन गया? सर मैं गई हूँ। तुम गई हो? अच्छा, और कौन एक्सपर्ट्स में से कोई गया है क्या? मेरे बहुत एक बार मुझे कुछ पूछना है इसके बारे में। कौन गया जरा आप में से बताइए मुझे, कोई गया है? जैन साहब आप गए? नहीं गया नहीं हूँ, जाने का प्लान है अनिल जी, देख के तो आऊंगा। अच्छा। और 21 जनवरी को हूँ मैं नासिक में, तो कोई सेमिनार के लिए जा रहा हूँ तो जरूर से जाऊंगा सूला विनयार्ड्स। और ये इनफैक्ट ये यूएस के स्टाइल में, और इनफैक्ट जो गलत क्यों बोलते हो जैन साहब? हाँ? गलत क्यों बोलते हो? साफ साफ बोलो, मैं सूला विनयार्ड जा रहा हूँ तो एक सेमिनार भी कर लूंगा। नहीं। ज्यादा तो वहां पे है। जी साईं बाबा के भी दर्शन करके आएंगे, तो जैन मंदिर भी वहाँ के बहुत फेमस है। अरे अब आप आगे कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं है। आप शिरडी बोल दो और जैन मंदिर बोल दो, त्र्यंबकेश्वर बोल दो, जो बोलो वो बात निकल गई, वो निकल गई। अब किसी को भरोसा है? अब अच्छा बताओ, किसी को भरोसा है आप में से कि जैन साहब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? तो किसी को नहीं, कोई हाँ नहीं बोल रहा। सबको मालूम है सूला विनयार्ड जाएंगे, फिर वहां से आसपास में कहीं देखेंगे हो आएंगे तो आएंगे। कहाँ जाना है? हाँ, तो नूपुर गई हुई है अभी तक। तो नूपुर ये बताइए, कुणाल जी ये जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ चाय भी मिलती है? बिल्कुल सर, चाय भी मिलती है, पिज्जा भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलती है। अच्छा, ओहो, चलिए, कुणाल जी के लिए भी जाने लायक जगह है। मतलब इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह तो है जहाँ कुणाल जी और दोनों जा सकते हैं, बंसल जी, और एंजॉय कर सकते हैं। अरे जैन साहब कुछ कह रहा था। जी जैन साहब। ये अनिल जी, आपका जो अवार्ड विनिंग शो है, सबसे बढ़िया शो हमारे जी बिजनेस पे, एक तरीके से मस्ती की पाठशाला नहीं अनिल जी, जो सुबह न्यूज पर व्यूज आता है, उसमें मैंने मैनेजमेंट को सुना था और उन्होंने नापा वैली का नाम लिया था। ये एक्चुअली यूएस में नापा वैली है, जहां से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, और वहां पे लोग रेगुलरली घूमने जाते हैं, मतलब काफी वहां पे भी बहुत फेमस है। तो वही चीज को अब इन्होंने पॉपुलराइज किया और लोग अब उसी तरीके से ये टूरिज्म यहाँ पे फेमस किया। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी फ्रॉम दीज प्रमोटर्स। और मैं चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने नापा वैली से ये इनफैक्ट इंस्पायर होके ये चीज को इंडिया में रेप्लिकेट किया और बढ़िया किया है। एंड इनफैक्ट दे हैव डन इट वेरी वेल। और इस तरीके का अगर टूरिज्म आता तो बहुत बड़ी बात है, और जिस वैल्यूएशन पे है कंपनी, उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ से स्कोप है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए सूला विनयार्ड, जहाँ पर ये वीकेंड, आई मीन पिछला वीकेंड रात जबरदस्त लंबे वीकेंड पर लोग मतलब फुल भर के जा रहे, घूम कर आए, और काफ़ी लोग झूम कर भी आए होंगे। हाँ, मतलब जरूरी नहीं, कुछ कुणाल जी मेरे जैसे भी जाते हैं तो ना झूमे, खाली घूम के आ जाए, लेकिन गए जरूर है। ये आप कह सकते हैं। सूला विनयार्ड, ये स्टॉक आपके लिए। एक चार्ट चेक भी ले लें। हाँ, श्रीकांत जी आए, श्रीकांत जी जरा पूछो। श्रीकांत जी 501 के राउंड फिगर पे है, बताएं सर। बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी जब आप ये सवाल पूछ रहे थे, मुझे वही लग रहा था कि आज सूला विनयार्ड्स की ही बात शायद होती होगी, क्योंकि यही स्टॉक था जो आज सुबह से काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा था। बट ओवरऑल अगर फॉर्मेशन देखें तो मुझे लगता है अभी भी इसमें और कंसोलिडेशन हो सकता है। 530 और 450 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। पॉसिबल है कि आफ्टर दिस न्यूज फ्लो शायद हम लोग 530-35 के लेवल्स देखेंगे, लेकिन उन लेवल्स के ऊपर टिकना मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। तो शायद थोड़ा और इस पर्टिकुलर रेंज में ये स्टॉक वक्त निकाल सकता है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के बेसिस पे काफी अच्छा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर दिख रहा है। आज तो खैर एक बड़ी मूव आ ही चुकी है, बट कुछ अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं। जो उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री है वो तो एक तरफ है ही, वाइन टूरिज्म से भी इन्हें बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है। तो ये है आपके लिए राय सूला विनयार्ड्स, इस पर रखिए नज़र। एक दो और काउंटर्स जिस पर रखिए नज़र, एक अच्छी मूव आ रही है। कैश स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम अब बन रहा है। इंडेक्स लेवल पर थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड आ रहा है एक्सपायरी से पहले।
कैश में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, उससे पहले एक ट्रेडिंग कॉल आ गया हिमांशु जी की तरफ से, वो ले लेते हैं। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। फार्मा स्टॉक्स में एक क्लियर कट मोमेंटम आ रहा है पिछले कुछ मिनटों में। मुझे लगता है कि डिविस लैब में परसों एक ब्रेकआउट आया था, कल एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था और अभी एक फ्रेश अपसाइड के लिए तैयार है। तो डिविस लैब को हम बीटीएसटी ट्रेड करके चलने की सलाह देंगे। 3910 3915 के कैश मार्केट यानी कि स्पॉट के लेवल्स हैं। 3880 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर डिविस लैब में खरीदारी करें और मुझे लगता है कल के सेशन में ये स्टॉक 4000 के पार चलने के लिए तैयार है। तो डिविस लैब में बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। 4000 जाने की तैयारी में है डिवीज लैब। रिसेंटली इसमें भी एक बढ़िया बाउंस बैक आया है और अब हिमांशु जी की तरफ से खरीदारी की राय भी बन रही है। कैश का ऑप्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए सुमित जी। बताएं सुमित जी। दिवांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 270.20 270 रुपया 20 पैसा। स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट, जिसका सिंबल है जील। जी एंटरटेनमेंट के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शन में 270 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए, अगर किसी को ट्रेड लेना है तो। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा और ऊपर में 280 से लेके 285 तक का मूव देखने को मिलेगा। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 270 वाला कॉल 18.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 14 रुपए 14 रुपीज का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट का 270 का कॉल खरीदारी करके काम कर सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। तो ये आपके लिए जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चलिए। ये आपके लिए आ रही है सुमित जी की तरफ से राय। 18 18.5 में आपको मिल रहा है 270 का कॉल, खरीदारी करके चल सकते हैं। इस पर भी अच्छा मूवमेंट आपको पिछले कुछ मिनट में आते हुए दिखाया, हालांकि स्टॉक आज वैसे थोड़ी नरमी में ही रहा है। एक दो और काउंटर्स जहां पर अच्छे मूवमेंट आपको अभी अभी आते हुए दिख रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पर एक बार नजर डाल दीजिए। यहाँ पर एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है, पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी भी आई है। L&T फाइनेंस, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और थोड़ा एक्टिव भी इस समय होते हुए दिख रहा है L&T फाइनेंस। वागिल साहब, एक बार L&T फाइनेंस का चार्ट देखें सर। कल भी इस पर डिस्कशन हुआ था, आज फिर से एक्टिव हो रहा है, स्पेशली पिछले 5 मिनट में एक अच्छी स्पाइक आते हुए दिख रही है। आई थिंक वागले साहब के साथ थोड़ा कनेक्शन इश्यूज हमें हो रहे हैं, दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके साथ। मेहुल जी, आप देख लेंगे एक बार सर L&T फाइनेंस का चार्ट 161 के लेवल पर इस समय दिख रहा है। दीपांशु देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पर। पिछले ही 1 या 2 वीक पहले अगर हम देखें तो 162.50 के आसपास का इसने हाई बनाया था, वहां से अच्छा खासा एक करेक्शन देखा हमने। अब वो ब्रेकआउट जोन के पास है, 162.50 अगर निकलता है तो यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम इसमें स्टार्ट होगा और तकरीबन 170-172 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए इस काउंटर में, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा L&T फाइनेंस में। तो ये आपके लिए L&T फाइनेंस, इस पर आपको रखनी है नजर। एक अच्छी मूव इस पर आ रही है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर एक अच्छा एक्शन बना हुआ है। श्रीकांत जी, जरा इसका चार्ट देखेंगे। एंड्योरेंस टेक 4.5% ऊपर सर। या बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर एक लॉन्ग टर्म पैटर्न को अगर देखते हैं तो इसमें जो क्लैरिटी बन रही है वो, यानी कि इसके अगर चार्ट को हम टाटा एलेक्सी के साथ अगर क्लब करने की कोशिश करते हैं, तो इंपोज करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इनिशियल स्टेज पे जो टाटा एलेक्सी का परफॉर्मेंस था, सिमिलर सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस हमें एंड्योरेंस में आने वाले कुछ महीनों में या सालों में देखने मिल सकता है। बट ये जो लास्ट इसका जो फेज था, इसमें ये स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन किया और उसके बाद का जो ब्रेकआउट किया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए, प्रीवियस हाई यानी ऑल टाइम हाई जो थे इसके अराउंड 1990 2000 के करीब के, वो क्रॉस करते हुए ये स्टॉक एक बार 2500 के लेवल्स भी फ्यूचर में दिखा सकता है। बट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म के व्यू से अगर इसे देखें तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें 1870 में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1820 का
और टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 1930 से लेकर 1950 के। तो करंट लेवल से मुझे लगता है एंड्योरेंस को डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए। ओके, एंड्योरेंस टेक डेफिनेटली लॉन्ग करके चलिए, ये है आपके लिए राय। सुप्रजीत, इंजीनियरिंग पर भी रखिए नज़र, 7.5% ऊपर ये काउंटर भी दिख रहा है। कुछ बढ़िया मूव्स आपके लिए कैश स्टॉक्स में आ रही हैं। आई श्रीकांत जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी आ रही है, BTS डबल टी। बताएं सर। तो देखिए अभी करंट लेवल्स पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और वो बना है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक एफएनओ से बाहर निकल रहा है, लेकिन करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो मुझे लगता है कि कैश सेगमेंट में इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 208 का स्टॉप लॉस रखे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसे इसमें रिवर्सल एक्टिविटी बनी है मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 240 से लेकर 245 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 208 रुपए का। 208 के स्टॉप लॉस के साथ आईबी हाउसिंग, इस पर रखिए नजर। कल से वायदा कारोबार के बाहर हो जाएगा। लंबी जर्नी रही है, काफी फेवरेट रहा है वायदा कारोबार का, ट्रेडर्स का तो खैर बहुत बड़ा फेवरेट रहा ही है। अब ये वायदा कारोबार से बाहर निकलने की तैयारी में है। बट कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, एनबीएफसी स्पेस में आज सुबह से हम बढ़िया मूव देख रहे हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, यहां पर भी एक मूव आ रही है, ब्रोकरेजेस का भरोसा भी बढ़ रहा है। आइए एक बार जरा नुपुर से बात करते हैं इसके बारे में, क्या चल रहा है यहाँ पर। नुपुर बताइए, 5 स्टार बिजनेस क्या है एक्शन? बिल्कुल एक्शन भरपूर है। डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है जहाँ पे कवरेज की शुरुआत हुई और लक्ष्य भी देखे तो अभी फिलहाल 730 रुपये का भाव चल रहा है। उन्होंने जो लक्ष्य दिया है वो 1000 रुपये का है। मार्केट में कंपनी की जो हिस्सेदारी है AUM को लेके वो अभी काफ़ी कम है, लेकिन ये मार्केट, जिस मार्केट में कंपनी काम करती है उसके जो एंट्री बैरियर्स है वो काफ़ी हाई है। तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे सब कम नज़र आता है, जिसके चलते आगे चल के मार्केट शेयर इसका बढ़ते हुए आपको दिखेगा। कंपटीशन से कम कंपटीशन से प्राइसिंग पावर का भी कंपनी को फ़ायदा मिलते हुए नजर आएगा। कंपनी का जो कारोबार है वो टियर 3 से टियर 6 सिटीज़ में है, जहाँ पे स्मॉल बिजनेस को ये लोन प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने कहा है कि आगे चल के जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा एक्सपैंड करने वाली है। सालाना 100 से ज़्यादा ब्रांचेस ये जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है ये जोड़ने वाली है। और एसेट क्वालिटी पे अगर आप देखें तो वो मजबूत आपको नज़र आएगी। कैपिटल एडुकेसी की बात करें तो करीबन 59% के आसपास के रिस्क वेटेज को भी हटा दे तो 50% से ऊपर की, जो कि इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। डैम कैपिटल के अनुसार आने वाले 5 सालों तक कोई भी डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं होने वाली है। ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इसके लिए। और रिटर्न रेशियोज भी देखें तो वो भी मजबूत ही रहेंगे। ROE 17% से बढ़ के 20% होने की उम्मीद है। और AUM देखें तो 35% जो ग्रोथ है, कंपाउंडेड ग्रोथ, वो आने वाले समय में आपको नज़र आ सकती है। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो 70 से 100 बेसिस पॉइंट के बीच आपको ये रहती हुई दिखेगी। तो एंट्री बैरियर्स है इस स्पेस में, जिसके चलते कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग है। डाइल्यूशन की फ़िलहाल 5 सालों तक कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के चलते डैम कैपिटल ने इनिशिएट किए कवरेज खरीदारी की राय के साथ जो लक्ष्य है वो 1000 रुपये का दिया है। 1000 रुपये का लक्ष्य आ रहा है, तो यहाँ से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड डैम कैपिटल को दिख रही है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में। और आज NBFCs वैसे भी एक्शन में, ये वाला स्टॉक भी एक्टिव है, 1000 के इनके टारगेट्स भी आ रहे हैं। जैन साहब, आपकी कवरेज में है सर 5 स्टार बिजनेस? नहीं, वैसे इस सेक्टर को मैं काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ और देखते भी है काफी। और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस देखिए साउथ इंडिया बेस्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और सिक्योर्ड बिजनेस लोन देती है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। और मैंने मैनेजमेंट को सुना भी है, अनिल जी के साथ और शो में सुना था। तो इनफैक्ट देखिए ग्रोथ गजब दे रही है और जबरदस्त आगे के प्रोजेक्शंस दे रही है, एक्सपेंशन प्लान्स भी बढ़िया। और ऊपर के लेवल से बेस्ट पार्ट है अच्छा करेक्शन दे चुका, मतलब 850 के लेवल से आज जिस लेवल पे है, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया हो जाता है। और ऐसे ही स्टॉक्स देखने होते जब मार्केट्स में काफी तेजी आ रही हो। एंड चूंकि थोड़े स्मॉल कैप मिड कैप अभी थोड़ा सा लैकलस्टर हो रखे है, तो इट कैन बी ए गुड टाइम टू बाय द स्टॉक। और मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए। और जो 1000 रुपए का टारगेट है मैं उतना नहीं भी देता हूं, तो एक बार ऐसा लगता है 850 तक के लेवल्स के लिए ले। और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कंटिन्यूअसली नजरें बनी हुई रहेगी। और बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट भी था, इनफैक्ट 150 करोड़ के सामने 200 करोड़ का पैट था। सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक एंड आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर आल्सो। एंड जो मैनेजमेंट है वो भी काफी एग्रेसिव लगते हैं जिस तरीके का इनकी ग्रोथ आई है। तो आगे आने वाले दिनों में और FIIs DIs का भी जबरदस्त भरोसा है कंपनी के ऊपर। बिल्कुल स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से 5 स्टार बिजनेस पर। इस बीच कमोडिटीज़ को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। उड़द तुअर दाल पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अवधि बढ़ चुकी है, यानी कि अगर आप उड़द और तुअर दाल विदेशों से इंपोर्ट करके यहाँ मंगा रहे हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, और ये ड्यूटी नहीं लगने का जो समय है 2025 मार्च तक, यानी कि 1.25 साल और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब से लेकर 1.25 साल आगे तक के लिए ये बढ़ी, ताकि देश में दाल की कीमतें बढ़े ना, इसके लिए सरकार ने ये फैसला जो लिया था उसे और आगे बढ़ाया है। ये एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई ना बढ़े, चाहे वो शक्कर हो, शुगर या फिर दालें हों, इस पर सरकार का पूरा फोकस आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी खबर ध्यान रखें। आइए बढ़ते आगे। हिमांशु जी के लिए एक बिगुल है, हिट मैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, कल से शुरुआत होगी जनवरी सीरीज की, और जनवरी के आखिरी में आता है बजट, और आपकी रिसर्च और जी की जो रिसर्च है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बेस्ट परफॉर्मेंस बजट के आसपास आती हुई नजर आ सकती है। और हमने देखा कि आज के इस सेशन में तमाम स्टॉक्स, तमाम कैश मार्केट के भी स्टॉक्स और एफ&ओ के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। टुवर्ड्स द एंड ब्रेकआउट आ रहा है चंबल फर्टिलाइजर्स में, जिसमें बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। 379, 379.50 के आसपास के स्पॉट लेवल्स हैं। 374 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। कल तक का जो टारगेट है वो 388 और 390 रुपए का है अनिल जी, बट मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों का अगर व्यू रखें तो स्टॉक 400 रुपए के लेवल दिखाने के लिए तैयार है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके कैरी कर चलने की सलाह है। चंबल फर्टिलाइजर फिर से पसंद आ गया बजट थी। हिमांशु जी अगेन, वंस अगेन अनिल जी। अरे वाह, तन और मन से मैं आपके बताइए, आपने क्या टारगेट रखा है? अनिल जी, कल के लिए तो 385-88 का टारगेट है, लेकिन इस मूव का टारगेट 400 रुपए का है, जो कि 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। परफेक्ट, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और इवेंचुअल टारगेट इसके 450 रुपए। ओह, मैंने गलती से 450 लिख दिया हिमांशु जी टारगेट के आगे। हिमांशु जी काफ़ी जिम्मेदारी फील कर रहे होंगे, जोड़ देते हैं। तो 390-400 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन इवेंचुअली हमारे टारगेट 450 के हैं ही। और एक बार अगर इसकी बात निकली है तो एक बार फर्टिलाइजर शेयरों पे जैन साहब की राय लेना बनता है, क्योंकि जैन साहब बार बार लगातार फर्टिलाइजर शेयरों पे बुलिश हैं। जैन साहब तैयार भी हैं, कभी भी आप फर्टिलाइजर शेयरों पे पूछो एकदम तैयार है, देखो बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप कितने भी तैयार हो जैन साहब, लेकिन फिर भी आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि आपसे ज़्यादा तैयार है वागले साहब। पहले उनके लिए बिगुल, फिर आपके पास आऊँगा वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, पहले तो डिस्क्लोजर ये है कि ये स्टॉक हमने हमारे बीटीएसटी में हमारे क्लाइंट्स को यही भाव पे दिया है। औरोबिंदो फार्मा 1095 1096 में एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 1100 के पार निकलेगा तो ये पक्का कंफर्म हो जाएगा। मैं इसको प्रीएम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 1100 के पार निकलेगा। वो होते 1100 मतलब 15 से 20 रुपए की 1115 1120 के लेवल्स आपको कल के दिन में ही मिल सकते हैं, इतना इसमें मोमेंटम है। आपका एक 7 से 8 रुपए नीचे 1088 1089 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये राय आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पे आती हुई। आइए जैन साहब से एक बार फर्टिलाइजर शेयरों पे राय भी ले ली जाए, बताएं सर। ये बहुत वैल्यू दिखता है, और आप देखिए आरसीएफ बहुत सालों की एक बहुत मतलब एक तरीके से चला ही नहीं है स्टॉक को। मैं तो यही बोलूंगा, आपने तो 60-70 रुपए से रेकमेंड करते हुए आ रहे हो और आज 150 रुपए के भाव ही है। तो आरसीएफ में और जिस तरीके का फंडामेंटल्स है, और मुझे लगता है कि आरसीएफ कैन बी वन ऑफ द टॉप पिक्स। जीएसएफसी जहां पे होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन भी है, जीएनएफसी जैसी कंपनी में होल्डिंग है, तो जीएसएफसी और आरसीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा जनरली कन्विक्शन रहता है। फिर आप देखिए फैक्ट और एनएफएल, इन दोनों पे कम बातचीत करता हूं मैं, बट ये स्टॉक्स भी इनफैक्ट बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फैक्ट में भी काफी इनफैक्ट जो मूव आता है काफी फास्ट आता है। और एनएफएल, फिर चंबल फर्टिलाइजर एफएनओ वाला स्टॉक है, उसकी तो बात हम हरदम करते ही आ रहे हैं। तो आई थिंक अब रह गया 1 महीना ऑलमोस्ट खाली, और 1 फरवरी है, हालांकि वोट ऑन अकाउंट है, बट फिर भी सरकार जिस तरीके से फूड की प्राइसेस को लेकर, या जिस तरीके से थोड़े बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स भी आएंगे, तो हो सकता है फर्टिलाइजर्स को उसका बेनिफिट भी मिले। सो ओवरऑल काफी कोशिश भी हो रही है। अभी हमने उड़द तुअर का देखा,
शुगर रिलेटेड देखा, तो हो सकता है कुछ फार्मर्स रिलेटेड और एग्री रिलेटेड जब भी कुछ आता है तो सर्टेनली इन कंपनियों को फायदा मिलेगा। सो आई फील कि सर्टेनली ये स्टॉक्स को 1 महीने के अवधि के हिसाब से बिल्कुल लेना चाहिए और बाद में भी होल्ड करें। नीचे भी आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस कंफर्ट अभी मिल रहा है और पीएसयू थीम भी चल रही है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी और फर्टिलाइजर एज अ थीम भी बढ़िया है। फर्टिलाइजर शेयरों पर राय जैन साहब की तरफ से भी आती हुई जबरदस्त एक्शन, और हिमांशु जी का साथ देने के लिए आशु जी ने भी मैसेज किया। उन्होंने कहा हमने भी आज हमारे क्लाइंट्स को चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय दी, तो हिमांशु जी के साथ है। इनडायरेक्टली उनको पता ही नहीं चला वो मेरे साथ हो गए। ठीक है, तो हिमांशु जी, आशु जी आपके साथ हैं। आर यू फीलिंग मोर सेफर, और थोड़ी रिस्क ज़्यादा लग रही है अब आपको जब वो साथ में हो गए तो? नहीं अनिल जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब आशु जी बीइंग सीनियर, कंधों पे जिम्मेदारी उनके है। हालांकि काफी कॉन्फिडेंट मैं भी हूँ कि टारगेट्स आएंगे इसके अनिल जी। नहीं, टारगेट से मतलब नहीं। एक तो सीनियर तो वागले साहब भी हैं, वागले साहब साथ हो तो किसी को डर नहीं लगता, लेकिन आशु जी साथ हो खाली आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, नॉट अबाउट द कॉल। छोड़ दो चंबल, छोड़ दो बाय सेल सब। एक तरफ आपके वागले साहब का ऑप्शन है साथ होने का, एक तरफ आशु जी का। 1 मिनट रुकिए, दोनों में से किसको पसंद करेंगे? देखिए अनिल जी, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक अनिल जी मेरे को 3-3.5 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ। हाँ। तो आशु जी को ना वैसे ही बदनाम किया हुआ है। ही इज अ वेरी काइंड पर्सन अनिल जी, कभी किसी को कुछ नहीं कहते। 1 साल से तो अब मंदी की भी नहीं बात करते कुछ। ओके, अच्छा ये बदनाम किया किसने ये बताइए? इसका जवाब नहीं। हिमांशु जी खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब मौन स्वीकृति है। हाँ। तो इसलिए बंसल जी सुबह ही बोलते थे कि जितने सवाल के जवाब देंगे उतने कहीं कहीं जाके तो फंसेंगे। चलिए बढ़िया है। आशु जी बदनाम बिल्कुल भी नहीं, आशु जी का नाम है और बड़ा नाम है। और आशु जी की ये बात भी है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है उनकी, जिस भी तरफ कॉल देते हैं ठोक बजा के देते हैं। हाँ, कन्विक्शन के साथ। मंदी भी करेंगे तो खुल के करेंगे, तेजी भी करेंगे तो खुल के करेंगे। अब वो क्या है, अब कभी कभी हो जाता है, आदमी की इमेज ऐसी बन जाती है, तेजी इतनी करते लेकिन उतना फायदा उनको तेजी में नहीं मिलता। अच्छा, उनको भी मजा नहीं आता। तेजी में उनकी ज़्यादा तारीफ हो तो उनको भी मजा नहीं आता। मंदी में जो तारीफ होती है ना उनकी, अलग उनको मजा ज़्यादा आता है। ट्रू, इसलिए हम लोग वैसे याद करते हैं। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक की रडार पे आया है, मार्केट्स डेज हाई पे आ गए, यहाँ से और ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए, इसलिए बाय का स्टॉक की रडार पे आया है। अभी भाव चल रहा है 97 रुपए 40 पैसे, 97 रुपए 50 पैसे। 97 मतलब 97.40, 97.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद लास्ट 2-3 दिनों के अंदर लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। आज इसके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है और पिछले 5-6 दिनों के हाई पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अब की बारी 100 का लेवल ये क्रॉस करने को तैयार है। मदरसन के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 95 रुपए 50 पैसे पे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 95 का। 95 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 102 का पहला टारगेट, 105 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें मदरसन 95 के स्टॉप लॉस से 102 105 के टारगेट्स लिए। 102 और 105 के टारगेट से खरीदारी करनी है। मदरसन ऑटोज बढ़िया मोमेंटम में आपको दिख रहे हैं। आइए हम बात कर रहे थे अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग की। डेल्टा कॉर्प ये भी बैन से बाहर, माफ़ कीजिए, वायदा कारोबार से बाहर जाने की तैयारी में है। कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष ने करी है, ये निकालते हुए कि जब भी शेयर एफएनओ से बाहर आते हैं तब उनकी चाल कैसी रहती है। आशीष जरा बताइए क्या रिसर्च दिखा रही है इसमें? दीपांशु, हमारी टीम ने केयरफुली डेटा को एनालाइज किया और पिछले कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं वायदा बाजार से लिस्ट से बाहर हुए हैं, इनको एनालाइज करके देखा। और आमतौर पर हम बात भी कर रहे थे कि अधिकतर स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको तेज़ी देखने को मिलती है, तो हमने इसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहले अगर आप देखें तो जब भी एफएनओ से बाहर होने का अनाउंसमेंट आता है और वहाँ से जब तक आखिरी एक्सपायरी का दिन होता है तब तक अगर आप देखें तो 7 स्टॉक ऐसे हैं रिसेंटली जो एफएनओ से बाहर हुए हैं। इनमें से सिर्फ 6 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें तेज़ी देखने को मिली, सिर्फ एक ऐसा जहां पर गिरावट आई है। आपको बता दूं जैसे टोरेंट पावर है, यहां पर आपको देखने को मिली थी 20% की तेज़ी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी 24-25% चल चुका है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन 6% की तेज़ी आई थी। रेन इंडस्ट्रीज 5% चला, वर्लपूल 7% की तेज़ी देखने को मिली। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो स्टॉक में तकरीबन 10% तक की तेज़ी आपको लास्ट एक्सपायरी तक यहाँ पर देखने को मिलती है।
लेकिन इसके बाद का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप 6 महीने का सेम टाइम फ्रेम देखें इन सभी स्टॉक्स में जो एफएनओ से बाहर निकले थे, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज आपको 23% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को 6 महीने नहीं हुए, तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल साइज है वो सिर्फ 6 स्टॉक्स का है। इसमें अगर आप देखें तो केवल एक्सेप्शन है रेन इंडस्ट्री, जो कि अभी भी फिलहाल थोड़ा सा लैग ही कर रहा है, लेकिन इसने रिटर्न नहीं दिया। ये जैसे ही इसका अनाउंसमेंट आया वहाँ से 6 महीने तक अगर आप देखें तो 3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाकी के स्टॉक देखें, टोरेंट पावर 40% का रिटर्न देखने को मिला, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 38%, इंटेलेक्ट डिजाइन 35%, हनीवेल ऑटोमेशन 8% और वर्लपूल 22% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। ऑन एन एवरेज अगले 6 महीने में 23% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिले। और अब तक का भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आप देखिए टोरेंट पावर 109% की तेज़ी आ गई, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 87% चल गया, इंटेलेक्ट डिज़ाइन 53% की तेज़ी आ गई। लेकिन रेन इंडस्ट्री जैसे कि मैंने बताया लैग कर रहा है, 2% की गिरावट है। हनीवेल ऑटोमेशन एफएनओ में था तभी भी सस्ता, अभी भी अगर आप देखें तो उन स्तरों से 1-1.5% के आसपास का ही मूव है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट आया है तब से लेकर अब तक यहाँ पर भी 24-25% के रिटर्न आ गया। तो वायदा कारोबार से बाहर जाने के बाद एक अच्छी मूव, ये ट्रेंड बन गया है और ये एस्टैब्लिश ट्रेंड है कि जैसे ही स्टॉक बैन से बाहर होने का अनाउंसमेंट आएगा मोस्टली स्टॉक्स में तेजी आती है। चलिए ये इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए आशीष। बेसिकली जब वायदा कारोबार से बाहर आते हैं स्टॉक रैली दिखाते हैं आपको, और इस बार तो आईबुल हाउसिंग को लेकर तो सभी लोग कॉन्फिडेंट है कि रैली दिखाएगा। स्टॉक इतना गजब का, और मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे खराब कॉल शायद इंडिया बुल्स हाउसिंग ही रहा होगा अब तक का। ये आपने कहा था, जो मैंने कहा भी था, जब वो डीमर्जर मैनेजमेंट की बात हुई थी तब हमने रिकमेंड किया था। मेरे ख्याल से 240 या 260 हुआ, इन्हीं लेवल्स के आसपास था, यहाँ से थोड़ा ऊपर था। लेकिन देखो वक्त की बात है, घूम फिर के वापस उस भाव पे वापस आ गया। लेकिन दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉल, और एक्चुअली फॉल जो हुआ था बड़ा शार्प हुआ था। तो होता है कई बार के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप सोचते हो वैसी नहीं होती है, उल्टी हो जाती है। अब ये कितने लोगों ने पेशेंस रखा होगा नहीं रखा होगा, क्योंकि उसके बाद कभी कुछ अच्छा सुनने को मिला ही नहीं इस कंपनी के लिए। बट फाइनली अब वापस से पुराने भाव की तरफ लौटता होगा, तो बहुत लोगों को रिलीफ मिली होगी जिनके भाव वापस आते हैं। वो जो आपने आई थिंक सुबह जो आप बात करी थी, गलती भी अगर करो तो तेजी की तरफ गलती करो, एटलीस्ट भाव वापस आ ही जाता है। हाँ, मतलब मार्केट में तो पक्का ही है, इंडेक्स में तो। स्टॉक्स में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टॉक्स बहुत ही खराब हो जाए, बट समटाइम सी फ्रेंकली मैं बताऊँ कि इस मामले में तो मैं आईबुल में मैं बहुत लेवल, जब बाय कॉल था तब ये सोचा नहीं था इतना ख़राब हो सकता है, और जब इतना ख़राब हुआ तब भी मुझे वापस भरोसा भी नहीं आया कि वापस इतना जल्दी होगा, इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। तो इसने तो दोनों तरफ सरप्राइज़ किया है रिकवरी में भी सरप्राइज, क्योंकि अभी तक वैसे देखा जाए तो कंपनी में कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक डबल हो जाना चाहिए, परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों को वही लग रहा है कि अल्टीमेटली बिक जाएगी। उसी चीज़ पे भरोसा करके थोड़ी बहुत जो बची स्टेक वगैरह प्रमोटर्स की या जो भी है वो बिक जाए कि मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट अलग हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या इतना ही एक्टिव रहेगा जब एफएनओ से बाहर आए, ये सवाल है जिसको देखो क्या होता है। चलिए बट 3-20 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं जी आज की। तैयार, आइए चलते हैं जी के पास। जी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई दिख रही है। एक तो जो आपने कहा था आज सुबह ही की और शो में भी कि एक्सपायरी डेज हाई पर होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। अभी एक फ्रेश हाई निफ्टी ने बनाया है और 21,800 छूने की तैयारी में निफ्टी आपको इस समय दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर आ रहा है, तो डेज हाई पर तो हम आ रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सुस्त दिख रहे हैं, 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, नाज़डैक फ्यूचर्स अभी भी थोड़ा ऊपर है। खैर इनके वॉल्यूम्स भी पिछले 2 दिनों से तो कम ही है। बताएं सर क्या करना है। और दीप, ये जो डे हाई पर बंद होने के बाद तो वो पहले ही सेंटेंस में तुरंत आई थी बिना किसी इफ बट के, और आपने सरप्राइज भी किया था, अच्छा डे हाई सीधा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जो बाजार का, और आज मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भेजे हैं जी, ट्विटर पे भी आए जी, तो कह रहे कि ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि आपके तीनों इंडेक्स एक साथ हाई बनाते हैं, जो आमतौर पर एक साथ नहीं होता। तीनों आपके लीडिंग इंडेक्स इंट्राडे भी हाई बनाते हैं और क्लोजिंग भी हाई बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कम होता है, और उसके साथ साथ आपको ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट है, उसके साथ साथ आपको फ्लोज का सपोर्ट है। एब्सोल्यूट। तो ये सारी चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन है ये आपको दिखाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। राइट। और उस इम्पैक्ट को एक सेंटेंस में हमने समेटा था कि डे हाई पर बाजार बंद होना चाहिए। और आप देखिए कोई साइजेबल करेक्शन भी आज दिन भर में नहीं आया। राइट। सो ये कमाल है सारे डेटा को साथ में मिला के
उसका आगे का आउटलुक निकालने का। आई एम हैप्पी कि डे हाई पर बंद हो रहे हैं। रहा सवाल अब यहाँ पर खरीदारी करने का या बिकवाली करने का कल के लिए, सो मेरी ये राय होगी दीप कि एक बार थोड़ा बहुत अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बुक करिए। कल फ्रेश शुरुआत करेंगे। उसका रीज़न ये कि कल एक फ्राइडे का सेशन नई सीरीज है, थोड़ा वॉल्यूम भी कम रहेगा और एक बढ़िया सीरीज़ के हाई एंड पर आप बन रहे हैं। मैं शॉर्ट करने की राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना चाहें करिए, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें, कोई दिक्कत नहीं। 21,600 का पुट खरीद लीजिए, या ये सोचेंगे कल या मंडे वगैरह में कहीं आपको 100, 150, 200 पॉइंट नीचे मिले निफ्टी तो आप फिर से खरीदेंगे। अभी भी तेजी बाकी है, 22,000 की तरफ के टारगेट अभी भी हैं। लाइफ हाई पे आज आप फिर बंद हो रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सब पर, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन फ्रेश खरीदारी अब यहाँ पर नहीं करेंगे। आज ओवरनाइट पोजीशन की वजह से फ्रेश खरीदारी हम मोस्टली अगले हफ्ते के लिए करेंगे। हो सकता कल भी ना करें, कल की कल देखेंगे, बट हो सकता कल भी ना करें। तो मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा, बाकी सब ठीक है। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, बट बाकी सब ठीक है। ये है आपके लिए राय इस समय निफ्टी पर। डेज हाई पर कहा था अंजी ने बंद होगा, डेज हाई पर आप एक्सपायरी के लिए हो रहे हैं तैयार। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTS का। श्रीकांत जी बताएं सर। तो दीपाजी देखिए, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज में वापस एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, बट स्पेसिफिकली अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे इसने अपने ट्रेडिंग रेंज को वाइड कर लिया है और बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद आने वाले सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। टेक्निकल फॉर्मेशन तो कुछ ऐसे ही बना है, बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर करंट लेवल से मुझे इसे लॉन्ग करना है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कर लूंगा विद स्टॉप लॉस एट 1260। तो 1260 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करूं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक कम से कम 1330 1350 के लेवल्स, ये दो लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा लॉन्ग करने की राय रहेगी। श्रीकांत जी एक बार स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे सर। स्टॉप लॉस रहेंगे 1260 के, 1260 के और टारगेट्स नजर आते हैं 1350 के। ओके, तो ये है आपके लिए 1350 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये राय आ रही है, 1260 का स्टॉप लॉस लगाना है। एक स्टॉक जिस पर अपडेट लेना है बंसल जी से। बंसल जी, डॉक्टर रेड्डीज आज सुबह खरीदारी की राय आपने दी थी पिक ऑफ द डे में, टारगेट आ गए हैं उसका सर, बताएं अब क्या करके जाना है इसमें। पहले तो जिनका मतलब कि होल्डिंग कैपेसिटी है उनको डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए फॉर अ रिवाइज टारगेट ऑफ 6100 6125 और हल्की फुल्की करेक्शन में थोड़ा सा नीचे मिलता है अगर ये स्टॉक 40-50 रुपीज तो नई खरीदारी की राय भी है डॉक्टर रेड्डीज। और दीपांशु, कल वाले HDFC बैंक में भी टारगेट आ गए हैं लीवर, जहां पर मैंने एक बार अभी रिसेंटली जब कुणाल जी मतलब की छुट्टी बना रहे थे वो टाइम रिजर्व करके कॉल दिया था, वो भी अच्छा चल रहा है। लुपिन, ओरो फार्मा ऑल आर डूइंग गुड, तो सब में होल्ड की राय है। तो नज़र रखिए, ये स्टॉक्स भी हैं जो आपको अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं। आज का दिन बढ़िया रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको अच्छा मूवमेंट दिखा है। हिंदुस्तान कॉपर पर रखिए नज़र, 15% के अपर सर्किट पर इस समय स्टॉक लॉक्ड है। 10% के सर्किट पर नैल्को आपको लॉक दिख रहा है। HPCL 9.5% ऊपर आपको दिखेगा। BHEL 5.5% ऊपर दिख रहा है। सेल में बड़ी तेज़ी है, तो कुछ बड़ी मूव्स आई हैं। थोड़ा इसमें एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी है, बट साथ ही आप देख रहे हैं बड़ा एक्शन भी इन काउंटर्स में आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है। और BHEL आज सुबह ही हमने देखा था 2 टारगेट्स तो इसके हिट ही हो गए थे। 5 मिनट में कॉल देने के बाद अच्छी मूव आई थी, वहाँ से भी आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ इस काउंटर ने दिखाई। 194 का हाई इस पर बना है, तो बढ़िया मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। टाटा कम्युनिकेशंस ये भी आज अच्छी मूव दिखा रहा है। 1800 के आसपास कुणाल जी से बात करी थी, अब 1830 के लेवल पर ये आपको बंद होने की तैयारी दिखा रहा है, तो बढ़िया एक्शन इस पर भी बना है। टाटा मोटर्स पर भी रखिए नज़र, 2% की मूव इस पर भी आई है। ये भी रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया था। वागिल साहब, एक क्विक कॉल टाटा मोटर्स पर देते सर, आज अच्छे मोमेंटम के साथ 750 के ऊपर अब बंद हो रहा है सर। एक्चुअली ये स्टॉक में कल एक ब्रेकआउट था, तो कल जाने के टाइम क्लोजिंग टाइम पे अगर ले जाते तो वो होल्ड कर सकते हैं। आज का जो लो है, इनफैक्ट आपका स्टॉप लॉस भी 745 हो सकता है, 755 का करंट भाव है। मुझे ये मूव 780 800 पोजिशनली कंटिन्यू होते दिखता है, और अगर आपको थोड़ा सा लंबा व्यू लेना है तो ज़्यादा बेटर होगा, 737 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल, और कल दोपहर के शो में हिमांशु जी की कॉल थी, 750 755 के टारगेट्स के लिए, दोनों इस समय आपको हिट होते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन बाजार में अक्रॉस स्टॉक्स आपको आते हुए दिखा है। नए रिकॉर्ड स्तर पर हम क्लोजिंग के लिए तैयार हैं। 21,800 भी बस छूने की तैयारी में आपको निफ्टी दिख रहा है। 21,800 के पार हो गया है लेवल, आपने निफ्टी में पहली बार टच
कर लिया, तो बधाई, क्लोजिंग डेज हाई पर होने की तैयारी में है। बढ़िया एक्शन। 801 नॉट आउट 800 हो गया, 21,800 बिल्कुल, ये नए लेवल पर पहुंचा और पहली बार इतिहास में आप 21,800 के पास में। वाह, क्या चाहिए, जबरदस्त। कोल इंडिया टॉप गेनर है आज 4%। मोतीलाल ओसवाल की 2024 की टॉप पिक भी है ये। डॉक्टर रेड्डीज अच्छा मूव आया, 0.3% का। एमएनएम में 3% की खरीदारी है। एनटीपीसी, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, डिवीज, हिंडाल्को, आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचयूएल, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, सारे स्टॉक्स में आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। 10 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं मामूली गिरावट के साथ। अदानी एंटरप्राइजेज 1% नीचे, टॉप लूजर है। बाकी स्टॉक्स में आपको हल्की फुल्की सी गिरावट दिख रही है, बट 40 निफ्टी स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए। हिंदुस्तान कॉपर क्लियर विनर है, 15% का सर्किट भी खुल गया है, 16.5% ऊपर ये बंद हो रहा है डेज हाई पर। नाल्को 10% पर, एचपीसीएल 9.5%, सेल, बीएचईएल, टाटा कॉम, चंबल फर्टिलाइजर, एचपीसीएल के साथ साथ आईओसी और बीपीसीएल में भी आपने खरीदारी देखी है। जीएमआर एयरपोर्ट्स, इप्का लैब्स, एलएनटी फाइनेंस, आईईएक्स, गेल, लुपिन, पीएनबी, एनटीपीसी, पेट्रोनेट एलएनजी, ये सारे स्टॉक्स में आपको बड़ा एक्शन दिखा है। गिरावट आई है आज डेल्टा कॉप में, 3.5% नीचे है। कमेंट्स में आपने प्रेशर देखा है, बिरला सॉफ्ट, बायोकॉन, एमएनएम फाइनेंशियल, एस्ट्रल, चोला इन्वेस्टमेंट, इंडिया सीमेंट्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीवीआर, ग्रैन्यूल्स, लॉरस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एलएनटी टेक और एलटीआई माइंडट्री और साथ ही गोजर प्रॉपर्टीज, यहां पर आपने थोड़ी वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में आइए, हुडको, सुबह सेठी साहब की रिकमेंडेशन थी, जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, 19% ऊपर ये बंद हुआ है। 361 वेल्थ, केईआई इंडस्ट्रीज, साथ ही जीएसके फार्मा, क्वेस्ट कॉप, एनबीसीसी, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बोरोसिल रिन्यूएबल, थर्मैक्स, इन स्टॉक्स में भी आपने बड़ा एक्शन देखा है। रिकॉर्ड स्तर पर एक बार फिर से इंडेक्स आए हैं अनिल जी, रिकॉर्ड स्तर पर आपको फिर से क्लोजिंग दिख रही है सर, और जबरदस्त एक्शन, पहली बार 21,800 भी निफ्टी ने टच कर लिया है। मिड और स्मॉल कैप्स में भी बड़ा एक्शन दिखा है सर। बिल्कुल, तो ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आज बनता हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर भी कर लेते हैं फोकस। और हर गुरुवार की तरह, एक तो आज मुझे गुरुवार की जगह फ्राइडे वाली फीलिंग ही आ रही है ना, बिल्कुल। और फ्राइडे वाली फीलिंग तो असली कल आएगी, आज नहीं। बिल्कुल। पूछो क्यों, बताइए। सुबह 8 बजे पता चलेगा, 7 बजे से ही चल जाएगा। 7 बजे पता चलेगा। और इन सब लोगों का 8:30 बजे पता चलेगा। तैयार है ना? कल फ्राइडे वाली फीलिंग स्पेशल आएगी, देखते। अभी मैं डिस्क्लोजिंग अभी इतना ही बताऊंगा, लेकिन हर गुरुवार को बढ़िया वाली फीलिंग आती है हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज देखने को मिलती है कि एक्सपायरी, खैर आजकल तो स्ट्रेस वाली होती नहीं, वंस अपॉन अ टाइम स्ट्रेस वाली होती है, तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। तो आइए आज भी हम आपको बता दें कि बात दुनिया की आपके चहेते शो में किस तरह की स्टोरीज और हमारे एक्सपर्ट्स को कौन सी है पसंद। ओह, आज तो एक से एक ऐसी स्टोरी है ना भाई साहब, बहुत मुश्किल है आपको। जिसको समझा था कांच का टुकड़ा, वो निकला हीरा। या तो जिनको हीरा समझते हैं वो कांच के टुकड़े समझ के जाते हैं। लेकिन वो स्टोरी, एलियंस और कहीं नहीं, धरती पे ही रहते हैं। हो सकता है हमारे पैनल के बीच में भी कोई एलियंस हो। आपको ढूंढिए। तीसरा, मार खाते हैं शादी करने के पहले। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब अलग है इसमें। कोई लोग ज़्यादातर शादी के बाद खाते हैं। यहाँ शादी के पहले वाली भी है। और अंतरिक्ष में एक देश है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सब कुछ है, सरकार है, संसद है, और थप्पड़ खाने के पैसे, थप्पड़ खाने के पैसे कोई देते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर थप्पड़ मारने के पैसे मुझे मिले तो मैं जरूर कर सकता हूँ। आइए, किसको कौन सी स्टोरी पसंद आई जरा हाथ खड़ा करें तो मैं आपके पास आता हूँ। जी जैन साहब। मुझे वो थप्पड़ खाने वाली जो स्टोरी, उतने में ही खाने का आया तो मुझे वो समझ में आ गया कि भाई आज तो जय की क्लास लगने वाली है। अच्छा, जय आज है नहीं हमारे पैनल पे। हाँ, आज जय छुट्टी पे। जय, अच्छा। और तो, दूसरा, वो शादी के बाद तो डंडे पड़ते ही हैं। हाँ। शादी से पहले भी डंडे पड़ते हैं, वो ठीक है, पहले वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि भाई ऐसे डंडे पड़ते हैं और इससे ज्यादा जोर जोर से पड़ेंगे। और बातों के भी पड़ते हैं और लातों के भी पड़ते हैं और डंडे के डंडे भी पड़ते हैं। वाह, क्या बात है। डायमंड वाला लैब्रोन डायमंड तो नहीं है अनिल जी, एक बार चेक कर वो छोड़ो सर, अब तो मेरा किसी और इंटरेस्ट में कोई स्टोरी में इंटरेस्ट ही ना। जैन साहब ने कहा 3 तरह से डंडे खाते हैं वो, लातों से, बातों से, डंडों से। आपने तीनों गजब, हमको तो पता ही नहीं था ये सारी चीजें। ये तो गजब जैन साहब का अनुभव, देखिए कमाल हो गया। बिल्कुल, चलिए, तो जैन साहब पैसे देकर थप्पड़ खाने को भी तैयार हैं। और हाँ जी, और हाँ, किसको पसंद आई और स्टोरी किसने हाथ खड़ा किया है मैं भूल गया। श्रीकांत जी, जी सर बताएं। नहीं अनिल जी, इनफैक्ट मुझे वही देखना था कि आज की जितनी भी स्टोरीज है, हाँ,
वो सब अपने कल्पना के परे है। तो मुझे लगता है कि आज का पूरा शो बराबर से देखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक स्टोरी में दम है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। आज की स्टोरी का तो सिलेक्शन कमाल का है। जी बंसल जी। अनिल जी सबसे बढ़िया वो जो कांच का टुकड़ा समझा हीरा निकला पार्क में। अनिल जी तो पार्क तो मैं जाता हूँ अनिल जी, वेट कर रहा हूँ कि पॉल्यूशन खत्म हो। अब तो अनिल जी यही तमन्ना है कि पॉल्यूशन खत्म हो, पार्क में दोबारा पहुंचूं और मुझे भी ऐसा ही है कांच का टुकड़ा मिले। अनिल जी बहुत बढ़िया। ऐसा मत सोचो मुझे ही कांच का टुकड़ा मिले, मुझे हीरा मिले। सोच बदलो देश बदलेगा। आप कांच का टुकड़ा ही ढूंढने जाओगे तो वही मिलेगा। हाँ ऐसा सोचो, हीरा मिले। जी मेहुल जी। अनिल जी मुझे तो वो एलियन वाली पसंद आ रही है स्टोरी, बिकॉज थोड़ा दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारी जनरेशन में वो शायद एक बार कंफर्मेशन तो मिल जाएगा कि एलियंस होता है। बात करोगे क्या? चलो मिल भी क्या कंफर्मेशन, फिर क्या? कुछ नहीं, बस देखेंगे। वही देख के आ जाना वो पिक्चर, कोई मिल गया जादू वाली। मजा आएगा उसमें। चलिए बढ़िया है। तो ये है ढेर सारी स्टोरी। आज शाम का शो मिस मत कीजिएगा। बात दुनिया की शाम 4:26 पर एक से बढ़कर। ओके, तो ये है पूरा का पूरा एक्शन, और इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक्सपर्ट से लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ आप चारों का नहीं, धन्यवाद हिमांशु जी का भी है, जैन साहब का भी है, श्रीकांत जी का भी है, और साथ ही साथ धन्यवाद है मेहुल कोठारी साहब का भी हमारा साथ देने के लिए। कल है साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और जो साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में छुट्टी लेता है, एब्सेंट रहता है, किसी तो वजह से इधर उधर हो जाता है, उसके लिए अगले साल में भी ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। जी। तो इसलिए समझ तो गए होंगे आप। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।